चलो बेटा, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंपनीज एक्ट 2013 को स्टार्ट कर दिया था और कंपनीज एक्ट 2013 को ना कि सिर्फ स्टार्ट किया था बल्कि इसके बारे में हम लोगों ने कुछ आगे की डिस्कशन भी कर ली थी। अगर आपको याद हो बेटा तो मैंने कंपनी के डेफिनेशंस के बारे में आपको बताया था जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में दिया गया है। और इस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 के बाद मैंने आपके साथ बेटा लीगल रूल्स ऑफ कंपनी या फिर एसेंशियल एलिमेंट बोले तो सेक्शन 9 के कंटेंट को मैंने शुरू कर दिया था। मैंने आपके साथ तमाम छोटी मोटी बातें कर ली थी। अगर आपको याद हो तो बेटा कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये फिक्टिटियस पर्सन नहीं होती, ऐसी कुछ तमाम बातें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। और बाकी मैंने कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में भी इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट कर लिया था कि डॉक्टर जे ईरानी कमेटी ने बनाया है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। 29 अगस्त 2013 को ये हमारे देश में आया था। टोटल इसमें 29 चैप्टर, 7 शेड्यूल और 470 सेक्शन है और ये हमारे देश के कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ कंपनी के ऊपर बल्कि बैंकिंग कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सबके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेबिलिटी होती है। हालांकि अगर बेटा कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए इन सारे कंपनी के रेस्पेक्टिव एक्ट और कंपनीज एक्ट 2013 में तो बेटा याद रखिएगा कंपनीज एक्ट 2013 क्या हो जाता है, बोले एक बार उसे साइलेंट और उनका रेस्पेक्टिव एक्ट हो जाता है बेटा प्रिवेल। ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। उसके बाद शेड्यूल का मैंने रिवीजन किया था, जस्टिस लिंडले वगैरह का डेफिनेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था और उसके बाद चलते 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 मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें कर ली थी। मुझे याद है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ होता है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है ये। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन होता है, अर्थात मेंबर और डायरेक्टर के आने और जाने से कंपनी के स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसके बाद कंपनी का एक कॉमन सील होता है और कॉमन सील ना रहने के केस में, क्योंकि 2015 के बाद कॉमन सील वॉलंटरी हो गया, तो कॉमन सील अगर नहीं है तो याद रखिएगा आपको मैंने बताया था कि या तो 2 डायरेक्टर अपना सिग्नेचर कर दे और अगर 2 डायरेक्टर सिग्नेचर नहीं कर रहे तो एक डायरेक्टर अपना सिग्नेचर कर दे और साथ में कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी अपना सिग्नेचर कर दे। इसके बाद आज की क्लास को फाइनली अपने को शुरू करना है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी से और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेक्निकल है। आइए मैं टाइम लेते हुए आपको लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सारे बच्चे बोर्ड पे देखिएगा। देखो बेटा फाइनली आज की क्लास अपन शुरू करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग प्रोबेबली लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल थ्योरी को भी आज की ही क्लास में करेंगे। आर यू श्योर ना? मतलब स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट नहीं होगा। याद रखिएगा बेटा ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमारे देश में जितनी भी कंपनी होती है ना बेटा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे देश में जितनी भी कंपनी होती है उस कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी, देखो बेटा समझने वाली बात है, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी टुवर्ड्स अ कंपनी क्या होती है, बोलो बेटा लिमिटेड होती है। बहुत सारे लोग कह देते हैं कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन याद रखिएगा बेटा कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसके पार्टनर की लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर अनलिमिटेड होती है। अर्थात याद रखिएगा अगर पार्टनरशिप ने कोई डेट क्रिएट किया है तो उसके डेट को पे करने के लिए उसके पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर किंगफिशर एयरलाइंस इंसॉल्वेंट हुआ है, याद रखना आपके विजय माल्या साहब इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं। याद रखना सहारा ग्रुप इंसॉल्वेंट हुआ है लेकिन सुब्रतो राय सहारा इंसॉल्वेंट नहीं हुआ। अर्थात कंपनी के लायबिलिटी और डेट को पे करने के लिए बेटा मेंबर के पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी को नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि डेट एंड एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज अ डेट एंड एसेट्स ऑफ कंपनी, नॉट अ डेट एंड एसेट्स ऑफ डायरेक्टर एंड मेंबर। इस बात को आप याद रखिएगा। तो मेंबर की लायबिलिटी कंपनी के लिए क्या होती है ना, बोलो बेटा टुवर्ड्स द कंपनी लिमिटेड होती है। तो ये बात बहुत सिंपल है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी कंपनी के लिए क्या होती है, लिमिटेड। यही कारण बेटा आम बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि लायबिलिटी ऑफ कंपनी इज लिमिटेड या कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये बात तो क्लियर है ना? अब मेरी बात कुछ ध्यान से सुनो, हालांकि मेरे द्वारा बोली गई एक एक बातें यहां पर बेटा मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा रखा है और बहुत प्यार से लिखवा रखा है, इसीलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनते चलिए। देखो बेटा हमारे देश में जो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है ना, इसको लेकर कुछ बातें समझने की जरूरत है। देखो बेटा जहां तक लिमिटेड लायबिलिटी का सवाल है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कंपनी के लायबिलिटी का स्टेटस, मैं फिर से रिपीट करता हूं आपके साथ, कंपनी के बेटा लायबिलिटी का स्टेटस बेसिकली 3 पार्ट में बेटा डिवाइड किया जा सकता है। अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहते हो तो याद रखिएगा, या फिर 2 पार्ट में किया जा सकता है। एक होती है बेटा कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड, अर्थात एक कंपनी होती है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी के साथ और एक कंपनी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ। आप बोलोगे कैसी बात कर रहे हो सर, क्या कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है? हां बेटा होती है, मैं आपको प्रूव करूंगा, प्लीज डोंट वरी। अब सुनो, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की जो होती है ना बेटा वो 2 तरीके की होती है, या तो होती है बेटा लिमिटेड बाय शेयर्स और नहीं तो होती है बेटा लिमिटेड बाय गारंटी। मैं एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, प्लीज डोंट वरी। और यहां पर होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो बेटा कोई भी कंपनी की लायबिलिटी जब लिमिटेड बाय शेयर्स होती है ना, इसका मतलब यह हुआ कि उस कंपनी के जो मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी कंपनी को लेकर लिमिटेड है टुवर्ड्स द या अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड कैपिटल बाय देम।
अनपेड कैपिटल बाय देम। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो किसी कंपनी के लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लो अगर उस कंपनी का एक शेयर्स 10 रुपया वाला मिस्टर राम के पास है और मान लो बेटा मिस्टर राम ने उसमें ऑलरेडी पे कर दिया है, कितना बोलो बेटा 8 रुपया। तो यहां पर कंपनी राम से जो डिमांड कर सकती है ना मैक्सिमम अमाउंट, याद रखना मैक्सिमम डिमांड आप जो कर सकते हो वो कर सकते हो बेटा कितना बोलो 2 रुपया। इसे कहा जाता है कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स। अर्थात जो लिमिटेड बाय शेयर्स वाली लायबिलिटी वाली कंपनी होती है उसके मेंबर की लायबिलिटी कंपनी को लेकर लिमिटेड होती है मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड बाय देम। अर्थात एक मेंबर ने अपने कंपनी को कितना अमाउंट अनपेड रखा है, मतलब पे नहीं किया है, केवल उतने तक मेरी लायबिलिटी है। अर्थात ये राम से आप 2 रुपए से ज्यादा का पैसा नहीं डिमांड कर सकते हो, चाहे कोई भी आफत आ जाए, चाहे कोई भी विपत आ जाए, आप 2 रुपए से ज्यादा नहीं मांग सकते। इसे कहा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी बाय क्या बोलो बेटा शेयर्स। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब एक होती है कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी वाला भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बेटा नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, एक होता है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और एक होता है बेटा हैविंग शेयर कैपिटल। डन करें क्या? नॉट हैविंग शेयर कैपिटल का मतलब ध्यान से समझिएगा, बेसिकली कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में क्या होता है ना कि मान लो मैं एक मेंबर हूं और मैं बनाना चाहता हूं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, आरओसी के पास जाऊंगा और अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा और इनकॉर्पोरेशन के बाद मैं आरओसी से बोलूंगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम में कि आई विल बी लाइबल मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीस। मिस्टर राम बोलेगा, मिस्टर श्याम बोलेगा, मिस्टर मोहन बोलेगा, ऐसे कंपनी में जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर इनकॉर्पोरेशन के टाइम आरओसी को एक मैक्सिमम अमाउंट बताएंगे जिस अमाउंट तक उनकी लायबिलिटी होगी। याद रखिएगा, इसी को गारंटीड अमाउंट कहा जाता है। उसके बाद उस गारंटी अमाउंट के साथ बेटा क्या बोलो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कंपनी अपने बिजनेस को कैरी ऑन करेगी, लेकिन अगर कंपनी जाती है बेटा वाइंडिंग अप में तो उसके एसेट्स को बेच के उसके लायबिलिटी को पे किया जाता है। और अगर उस समय कंपनी की एसेट्स कम हुई और कंपनी का लायबिलिटी ज्यादा हुआ, अर्थात कंपनी का एसेट्स उसकी लायबिलिटी को पे कर पाने में सक्षम नहीं है, तो इस सिचुएशन में मेंबर को बुलाया जाएगा और उन्होंने जितने जितने रुपए की गारंटी दी थी उस गारंटी को मांग के और उस डेट को बेटा रिपे किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड एज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। मतलब क्या, एक ऐसी कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल तो नहीं है बट फिर भी मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड है, उनके द्वारा दिए गए गारंटीड अमाउंट। आप बोलोगे सर एक बात बताओ, इनकॉर्पोरेशन के टाइम में मैं ज्यादा गारंटी दूंगा ही क्यों, मैं तो कम गारंटी दूंगा। याद रखिएगा, तुम जितना गारंटी दोगे उसी पे बेटा तुम्हारा शेयर प्रोपोर्शन भी क्या होगा कंपनी का डिपेंड करेगा, उतना ही तुम्हारा वोटिंग राइट, उतना ही तुम्हारा ओनरशिप स्ट्रक्चर भी डिसाइड किया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में बेसिकली जो मेंबर लाइबल होते हैं ना वो लाइबल होते हैं गारंटीड अमाउंट के लिए। काहे के लिए बोलो बेटा, वो लाइबल होते हैं, बोलो एक बार उसे बच्चे, गारंटीड अमाउंट के लिए। आर यू श्योर क्या? अच्छा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में क्या होता है ना कि दोनों फीचर्स अवेलेबल होता है। एक तो उसके मेंबर लाइबल होंगे अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था, और दूसरा बेटा मेंबर लाइबल होंगे वो होंगे गारंटीड अमाउंट के लिए। मतलब कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल में बेटा दोनों काम होता है। एक मेंबर की लायबिलिटी उस गारंटीड अमाउंट के लिए भी होती है और एक मेंबर की लायबिलिटी उसके द्वारा होल्ड किए हुए शेयर्स की अनपेड वैल्यू के लिए भी होती है। अब यहां पर मेरी एक बात ध्यान से सुनो, आप बोलोगे कि सर एक बात बताओ, ये जो अनपेड शेयर्स के लिए तुम मेंबर को लाइबल कर रहे हो और ये जो गारंटी अमाउंट के लिए तुम मेंबर को लाइबल कर रहे हो, सर क्या इन दोनों में एक बेसिक फीचर्स यानी दोनों में कोई बेसिक अंतर है क्या? तो बेटा ये बेसिक अंतर भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। याद रखिएगा, जो ये अनपेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है ना, ये कंपनी डिमांड कर सकती है मेंबर से एनी टाइम, एनी टाइम कैन बी डिमांडेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो कंपनी की लायबिलिटी बेटा लिमिटेड बाय शेयर्स है, याद रखिएगा इस सिचुएशन में मेंबर से कंपनी पैसा डिमांड कर सकती है एट एनी टाइम एट अ डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी अपने मर्जी से अपने मेंबर से बेटा वो पैसा कभी भी डिमांड कर सकती है जो अनपेड है। लेकिन याद रखना, गारंटीड अमाउंट कैन बी कॉल्ड बाय कंपनी ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ओनली एट द टाइम ऑफ क्या बोलो बेटा, वाइंडिंग अप। मतलब जब कंपनी का बेटा वाइंडिंग अप होगा ना, केवल उसी समय, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, केवल उसी समय वाइंडिंग अप के टाइम में ही केवल क्या किया जा सकता है बोलो बेटा, गारंटी अमाउंट को क्लेम किया जा सकता है। क्या यह बात क्लियर है क्या? तो यह बेसिक फर्क होता है अमाउंट लिमिटेड बाय शेयर्स, अमाउंट लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड, माफ करिए, कंपनी की लायबिलिटी क्या बोलो बेटा, अनलिमिटेड। अर्थात कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, इसको भी समझने की जरूरत है, बहुत सारे बच्चों को यह भी बात समझ नहीं आती। देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नालायकों, ऐसा नहीं होता। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या समझा रहा हूं। जो कंपनी लिमिटेड बाई अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ना, अर्थात अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ जो कंपनी होती है उसके मेंबर की लायबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी। समझने की जरूरत है बेटा, टेक्निकल बातों को अच्छे से समझो। जब कंपनी गोइंग कंसर्न में है, अर्थात अपने बिजनेस को जब वो अच्छे से कैरी ऑन कर रही है, उस समय ड्यूरिंग द बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, बोलो बेटा एक बार, उसे गोइंग आपका लिमिटेड होती है। लेकिन जब वो कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है और उसके एसेट्स को बेच के उसके लायबिलिटी को पे किया जाता है, और अगर उस समय कंपनी का एसेट्स कम हो, उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो, उस समय मेंबर की लायबिलिटी बेटा अनलिमिटेड हो जाती है। और कंपनी के डेट को पे करने के लिए मेंबर का पर्सनल एसेट्स भी बेचा जा सकता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इस बात को समझिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। नो, अनलिमिटेड लायबिलिटी एक ऐसी कंपनी में होता है बेटा जहां पर मेंबर की लायबिलिटी ड्यूरिंग द गोइंग कंसर्न, अर्थात जब तक कंपनी परपेचुअल सेशन में है तब तक वो लिमिटेड ही होती है। लेकिन जब कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाती है, एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है एसेट्स से, उस समय कंपनी अपने मेंबर के पर्सनल एसेट्स को भी बेच के और लायबिलिटी को पे कर सकती है। दिस इज अ कंपनी, क्या बोलो बेटा, अलोंग विद अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सारे बच्चे बोलेंगे बेटा, यहां पर जो ये वर्ड तुम देख रहे हो नालायक, ध्यान से सुनेगा, यहां पर जो ये वर्ड देख रहे हो तुम, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। तो इसको लेकर बेटा तीन बात याद रखना। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय शेयर्स, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है बाय गारंटी, और कंपनी की लायबिलिटी होती है बेटा क्या बोलो, अनलिमिटेड। याद रखना, गारंटी वाले में दो बात होती है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में सिर्फ गारंटीड अमाउंट के लिए बंदा लायबल होता है, जबकि हैविंग शेयर कैपिटल में गारंटी अमाउंट के लिए भी होता है और हैविंग शेयर कैपिटल के लिए भी होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये सारे नोट्स में बातें लिखी गई है बेटा। मेरे साथ लॉ पढ़ते टाइम एक तरीका आप लोग अपनाना, These are all the formality, ये सब कुछ फॉर्मेलिटी है बेटा। मैं हैंड रिटन नोट्स इसीलिए तैयार करता हूं कि बच्चे को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा और बच्चे को विद्यास्थल के एप्लीकेशन पे दे दूंगा, बच्चा उसको सिर्फ और सिर्फ रीड कर लेगा। याद रखिएगा, लॉ का मजा समझने में है बेटा, लॉ का मजा हाईलाइट करने में नहीं है। मैं इसको रद्दी और गधों वाला काम कहता हूं। तो इस बात को याद रखिएगा, लॉ का मजा सिर्फ और सिर्फ कब है बोलो बेटा, जब उसकी आप एनालिसिस और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करते हो। तो आ जाइए एक बार देख लेते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे। बोला गया बेटा, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट रिमेनिंग अनपेड, मतलब जो बचा हुआ है ऑन द शेयर्स यूज्ड बाय मेंबर। जबकि इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट, क्या बोलो बेटा, गारंटीड बाय मेंबर। क्या ये बात क्लियर है क्या? अच्छा एक बात और सुनिएगा, जो अनपेड अमाउंट होता है ना कैन बी कॉल्ड बाय कंपनी एट एनी टाइम, बट जो गारंटीड अमाउंट होता है ना बेटा कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अरे श्योर क्या? अच्छा अगला कंपनी का जो फीचर्स होता है ना बेटा, देखो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी सिखा रहा हूं आपको, तो धीरे धीरे हम कंपनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है बेटा फ्रीली या फिर फ्री ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। और ये बातें मैं सेक्शन के साथ आपको बता देता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 44 में ये बातें लिखी गई है। देखो इस बात को समझने की कोशिश करो। होता क्या है बेटा कि हमारे देश में मान लो ये पार्टनरशिप बिजनेस है और ये हमारे देश में कंपनी है। देखो इस बात को लॉजिकली समझिएगा, हमारे देश में पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है ना उसमें इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर होता है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर। डन करे क्या? लेकिन जो ये कंपनी होती है ना बेटा, इस कंपनी के शेयर्स ऑफ मेंबर होते हैं, मतलब मेंबर का शेयर्स होता है। अरे ईश्वर क्या? अब देखिए पार्टनर्स का इंटरेस्ट ना बेटा ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं होता पार्टनरशिप फॉर्म में। यही कारण है कि जब जब कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा ना तब तब बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाती है। आप याद करो 11th 12th के अकाउंट्स के टीचर को, हालांकि मैं भी आपको डिटेल में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कराऊंगा, लेकिन वो जब कराऊंगा तब, अभी के रेफरेंस के लिए मैं आपको बताऊं तो आप याद करो 11th 12th के अपने अकाउंट्स के टीचर को, उन्होंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर उन्होंने आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। एक होता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। याद रखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को आप लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते थे, और एक कॉन्सेप्ट था डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे थे, जबकि आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप जो कॉन्सेप्ट बना रहे थे वो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे। तो आपने देखा होगा जब जब मेंबर अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर करेगा ना, पार्टनरशिप का बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाया करता था। लेकिन देखिए ना कंपनी के केस में हजारों लाखों
शेयर्स डेली बाय और सेल किए जाते हैं, लेकिन आज तक कंपनी का रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, कंपनी का स्टेटस एज इट इज होता है। केवल रजिस्टर ऑफ मेंबर में ओल्ड शेयर होल्डर का नाम हटता है, न्यू शेयर होल्डर का नाम आ जाता है। तो ये क्या है? ये है बेटा, ये बताता है, इंडिकेट करता है कि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। हां, ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि जहां तक कंपनी के शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी का सवाल है, याद रखिएगा बेटा, शेयर्स ऑफ मेंबर जो ये होता है बेटा, ये ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात तो क्लियर होना चाहिए कि ये ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, मतलब इजीली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये बातें बेटा दी भी गई है सेक्शन नंबर कहां पर बोलो, 44 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। लेकिन समझने की जरूरत है। याद रखिए, कंपनी को बेटा दो पार्ट में आप बांटिए, दो पार्ट में। एक होती है बेटा पब्लिक कंपनी और एक होती है प्राइवेट कंपनी। जानते हो बेटा, दोनों के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी का शेयर्स ट्रांसफरेबल नेचर का नहीं होता, लेकिन एक बात समझिएगा कि जो पब्लिक कंपनी होती है ना बेटा, उसका शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। क्या मैंने वर्ड बोला बेटा? फ्रीली ट्रांसफरेबल, इजीली कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन याद रखिएगा, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना बेटा, उसका शेयर्स जो होता है रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है। और मैं जब वर्ड बोलूं रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर, तो इसका मतलब यह होता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर अगर अपने शेयर्स किसी को बेचना चाहता है, तो पहले आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करिए, और अगर वो नहीं ले रहा है तब आप जाइए बाहर वालों के पास। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें बेटा यहां पर दी गई है। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है शेयर्स ऑफ कंपनी, रिपीट अ वर्ड, फिर से बोलो बेटा, क्या? शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइड इन द आर्टिकल। और आर्टिकल बेटा ये सेक्शन 44 में आपका ये पूरा का पूरा प्रोविजन दिया गया है। बोला गया है कि कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफरेबल कर सकती है इन अ मैनर, मतलब उसका प्रोसेस दिया गया होगा कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ये बात सेक्शन 44 में लिखी गई है। आगे, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज शेयर्स टू एनी पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ, क्या बोलो बेटा, अदर मेंबर। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि मैं बिना किसी मेंबर से पूछे हुए मैं अपने शेयर्स को किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, बिकॉज मैं अपने खुद के शेयर्स का खुद ही ओनरशिप हूं। और याद रखिए 2/68 में बोला गया प्रोवाइड्स दैट शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर, क्या बोलो बेटा, रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर। मतलब ये नहीं कहना मैं कि ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर है। आर यू श्योर 100%? ये आपका क्या है बोलो एक बार, उसे छठा एसेंशियल एलिमेंट है। इस बात को याद रखना। अगर मैं बुक पे आता ना बेटा, तो बुक में देखो केवल और केवल पहला, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये केवल 4 एसेंशियल फीचर्स दी गई हैं। देखो बेटा, लॉ पढ़ते टाइम ना आप हमेशा प्रैक्टिकल नॉलेज को याद रखो, और एग्जाम में हमें कैसे कॉन्सेप्ट लिखना है आप उसको अपने दिमाग में बसाए रखिए। इसीलिए ये हैंड रिटन नोट से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या आगे सुनिए, सातवां लीगल रूल्स होता है बेटा कंपनी का, कि कंपनी का ना सेपरेट मैनेजमेंट होता है। देखिए इस बात को भी समझिए। मैं आपको 7वां पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, ये 7वां पॉइंट ये बताने जा रहा हूं कि बेटा जो हमारे देश में पार्टनरशिप फॉर्म होती है ना, पार्टनरशिप फॉर्म, उस पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट बेसिकली कौन संभालने वाला होता है बेटा? पार्टनर। याद रखिए, पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट यही पार्टनर बेटा संभाल रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट वही पार्टनर संभाल रहा है, तो यही पार्टनर ओनर भी है। रिपीट वर्ड, पार्टनर इज ऑनर ऑफ पार्टनरशिप। और याद रखना बेटा, मैनेजमेंट भी संभालने वाला यही ऑनर है, क्योंकि पार्टनर ही मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पार्टनरशिप फॉर्म में बेटा सेपरेट मैनेजमेंट और सेपरेट ओनरशिप नहीं होती। यानी जो बंदा ऑनर होता है वही बंदा उस पार्टनरशिप फॉर्म का मैनेजमेंट भी संभालता है। लेकिन कंपनी में बेटा यह बात अलग होती है। जहां तक कंपनी का सवाल है ना, याद रखिएगा कंपनी के बेटा ऑनर कोई और होता है। रिपीट वर्ड, कंपनी का ऑनर कोई और होता है, जबकि कंपनी का मैनेजमेंट संभालने वाला बंदा कोई और होता है। कंपनी का ऑनर बेटा याद रखिए कंपनी के शेयर होल्डर को कहा जाता है, जबकि कंपनी का मैनेजमेंट संभालने वाला बंदा बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। और याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के लिए शेयर होल्डर या शेयर होल्डर होने के लिए बेटा डायरेक्टर का होना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है इसको, क्या बोलो एक बार उसे, कि कंपनी का सेपरेट मैनेजमेंट है। क्या है बोलो बेटा? कंपनी का सेपरेट मैनेजमेंट। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो बोला गया है बेटा, क्या, ध्यान से सुनिए, बोला गया है सेपरेट मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप। अर्थात कंपनी का जो मैनेजमेंट है ना बेटा, ये ऑनरशिप से क्या है बोलो एक बार उसे, सेपरेट है। क्योंकि बेटा कंपनी का मैनेजमेंट जो संभालता है वो संभालता है डायरेक्टर, और कंपनी का ऑनरशिप जो है बेटा वो संभालता है कौन बोलो? मेंबर। कौन संभालता है बोलो बेटा? मेंबर। तो ये आपका 7वां पॉइंट है। और अब चलते हैं बेटा हम लोग किस पर? 8वें पॉइंट की तरफ। और 8वें पॉइंट में मैं मुस्कुरा रहा हूं, याद रखना बेटा। पॉइंट नंबर 8 मैं स्टैंड भी कर गया, समझ जाना कि पॉइंट बहुत खतरनाक है, और इस पॉइंट को जनरली लोग ऊपर में ही बच्चों को समझा देते हैं। ये देखिए, आप कहीं भी देखोगे सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का दिख जाएगा, लेकिन मैं यहां पर जानबूझ के लॉ पढ़ाते टाइम आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में कराता हूं। तो ये लास्ट लीगल रूल्स है बेटा, ये लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही एसेंशियल एलिमेंट है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग
लोग इसको डिटेल में देखेंगे। कोई बच्चा बोर्ड पे नहीं देखेगा, सारे बच्चे मेरे तरफ देखेंगे। देखो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी के 3 नाम हैं। या तो आप सेपरेट लीगल एंटिटी बोलो, नहीं तो कॉर्पोरेट सोल बोलो, और नहीं तो बेटा क्या बोलो, कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोलो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3 नाम है। पहला नाम है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, नहीं तो कॉर्पोरेट सोल, और नहीं तो कॉर्पोरेट विल थ्योरी। ये तीनों नाम सेम है। और ये लास्ट में इसलिए मैं आपको कराता हूं ना कि जहां पर ये टॉपिक खत्म होता है ना, कॉर्पोरेट विल थ्योरी, यहीं से तुरंत शुरू हो जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जो बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है और बच्चों को समझाने में बेटा टाइम चाहिए। तो एकदम ध्यान से मेरी बात सुनते रहना। याद रखिएगा, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ना कि कंपनी अपने मैनेजमेंट और डायरेक्टर के स्टेटस से और अपने मेंबर के स्टेटस से अलग है। अर्थात कंपनी और उसके मेंबर और डायरेक्टर, इन दोनों का एग्जिस्टेंस, इन दोनों का स्टेटस कानून की नजर में बेटा अलग अलग है। मेंबर और डायरेक्टर के मर जाने से कंपनी नहीं मरती है, और कंपनी के मर जाने से डायरेक्टर और मेंबर नहीं मरता है। ये दोनों अपने अपने स्टेटस को सेपरेट रखते हैं। यही कारण है कि कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी अगर वो कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटी है तो ये सिर्फ कंपनी की है, उसके मेंबर और डायरेक्टर की नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? क्या याद रखिए, ये जो बिल्डिंग है विद्यासल एकेडमी की बिल्डिंग है बेटा, ये विशाल समाई की बिल्डिंग नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रॉपर्टी और मुकेश अंबानी के प्रॉपर्टी में बेटा फर्क है, इस बात को याद रखिएगा। विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस के प्रॉपर्टी में फर्क है बेटा, याद रखिएगा ये बात। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश में बेटा जितनी भी कंपनियां हैं, उन कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है। अर्थात सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनी का स्टेटस, कंपनी का एग्जिस्टेंस अपने डायरेक्टर और मेंबर के एग्जिस्टेंस से बेटा अलग है। क्या ये बात क्लियर है? क्या अच्छा, एक बात और समझिएगा, याद रखिएगा, यही सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जिसके कारण तुमने ऊपर में इतने सारे फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़ा था। आज कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, क्यों? क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। आज कंपनी अपने नाम पे बेटा, मैं 2-3 और भी फीचर्स आपको बता देता हूं इसके अलावा, कंपनी का बेटा अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे कोई, अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकती है, कंपनी बेटा किसी भी प्रॉपर्टी को या अपने शेयर्स को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकती है या कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे मुकदमा करे या करवा सकती है। नोट्स लिखते टाइम ये सारे फीचर्स को आप एक्स्ट्रा मेरे तरफ से ऐड कर लेना। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर ऑन इट्स ओन नेम, या फिर कंपनी कैन स्यू और टू बी स्यूड ऑन इट्स ओन नेम, ऐसे करके बेटा याद रखिएगा। और भी 2-3 फीचर्स कंपनी के अवेलेबल होते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। डन करें क्या? तो आप जितने भी, कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी का खुद के नाम पे मुकदमा कर या करवाया जा सकता है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, इसकी सेपरेटली आपका कॉमन सील होता है, सेपरेट मैनेजमेंट होता है। अरे मेरे भाई, ये जितने भी 5-6 मैंने आपको फीचर्स बताए ना, ये सारे फीचर्स पॉसिबल हैं क्योंकि कंपनी का बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अगर कंपनी का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता तो ये एक भी फीचर्स हमारे साथ अवेलेबल नहीं होता, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है ना कि कंपनी और उसके डायरेक्टर और मेंबर को अलग मानो, ध्यान रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कंपनी और उसके डायरेक्टर और मेंबर को अलग मानो। ये अलग मानने के कॉन्सेप्ट को ही कहा जाता है कॉर्पोरेट सोल। सोल मतलब अकेला, कंपनी अकेली है। और या फिर क्या बोलो बेटा, लिफ्ट आपका कॉर्पोरेट विल थ्योरी। कॉर्पोरेट विल थ्योरी का मतलब होता है, विल मतलब पर्दा होता है बेटा, याद रखिएगा। तो यहां पर बोला गया है कि आपका क्या करिए, कंपनी और उसके डायरेक्टर और मेंबर के बीच में एक पर्दा है, अर्थात ये दोनों लोग अलग हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉर्पोरेट विल थ्योरी। डन करें क्या? और इस कॉर्पोरेट विल थ्योरी में ना बेटा आप लोग 2 फेमस केस लॉ सुने होंगे। एक सुना होगा आपने सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, एक सुना होगा ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड। लेकिन मैं आपको टोटल ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट में आपको टोटल बेटा 4 केस लॉ कराऊंगा, और इसमें से आप एक केस लॉ का तो नाम भी नहीं सुने होंगे, फिर भी मैं आपको कराऊंगा। एक केस लॉ है सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, दूसरा केस लॉ है बेटा ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड, तीसरा केस है मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी, और चौथा है बेटा कंडोली टी लिमिटेड केस, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। डन करें क्या? और इस 4 केस लॉ के थ्रू हम प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी कैसे होता है। और ये चारों केस लॉ आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो आइए एक बार रीड करते हैं, और रीड करने के बाद बेटा हम डिटेल में एनालिसिस शुरू कर देंगे। तो बोला गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है मेरे बालक कि एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी जो होगी वो डिफरेंट होगा फ्रॉम एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबर एंड क्या बोलो बेटा, डायरेक्टर। हेंस इसीलिए लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ कंपनी आर नॉट लायबिलिटी एंड एसेट्स ऑफ डायरेक्टर एंड क्या बोलो बेटा मेंबर, रेदर दे आर रिलेटेड टू कंपनी क्या बोलो बेटा itself। क्या ये बात क्लियर है क्या? आगे, कंपनी हैज इट्स क्या बोलो बेटा, ओन राइट्स एंड ड्यूटी। यस,
कंपनी की राइट्स और ड्यूटी अलग है बेटा, और उसके मेंबर की राइट्स एंड ड्यूटी अलग है। मेरे को सोए हुए कम से कम, आई रिपीट माई स्टेटमेंट बेटा, मेरे को सोए हुए कम से कम बोलूंगा कि 28 से 29 घंटे हो गए हैं। 28 से 29 घंटे मैं सोए हुए भी बोलूंगा और रेस्ट करते हुए भी बोलूंगा, मतलब रेस्ट ना होते हुए भी बोलूंगा। मतलब मैं डायरेक्ट ड्राइव और क्लास कल पूरी रात मेरी रिकॉर्डिंग भी थी, और उसके बाद बेटा सुबह उठ के फिर मैं मतलब 2 घंटा सोया मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और फिर सुबह से क्लास शुरू हो गई। और उसके कारण बेटा अब मतलब ना मैं धीरे धीरे नहीं होता, एग्जॉस्ट हो रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आप बार बार ऐसी प्रॉब्लम देख पा रहे हो आप। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शुरू करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये आपका पूरा का पूरा क्या है बोलो बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो ना, 4 केस लॉ समझिएगा। एक है बेटा सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड, जो आपका 1897 का केस है। एक आप समझिएगा बेटा केस लॉ जिसका नाम है क्या बोलो इधर आके, ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड, बेसिकली न्यूजीलैंड का केस है ये। उसके बाद तीसरा केस लॉ आप इधर आके देखिएगा, वो है बेटा कंडोली टी लिमिटेड का केस, कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है। और याद रखिएगा बेटा इस केस लॉ के बारे में एक बात आपको बताते चलूं कि जो हमारे देश में सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस है ना, जो इंग्लैंड का केस है, उससे भी पुराना केस बेटा आपका कंडोली टी लिमिटेड का केस है, कलकत्ता हाई कोर्ट का। लेकिन उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों ने हमारे केस लॉ को उतना फेमस होने नहीं दिया। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे कि सेपरेट लीगल एंटिटी में सबसे पहला और सबसे पुराना केस लॉ है आपका सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड का। लेकिन तुम कभी गूगल पे डालना बेटा, गूगल बाबा सब कुछ सही बताता है। गूगल पे आप डालना सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड और कंडोली टी लिमिटेड का केस, आप देखना कंडोली टी लिमिटेड का केस सैल्मन वर्सेस सैल्मन से भी पुराना है, लेकिन फेमस सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस लॉ हुआ। रन करे क्या? तो एक कंडोली टी लिमिटेड का केस कराऊंगा और एक कराऊंगा बेटा मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी का केस। डन करे क्या? और याद रखना नालायकों, ये चारों केस चीख चीख कर एक ही बात कहता हुआ नजर आएगा। ये चारों केस एक ही बात चीख चीख के कहता है कि सुनो, कंपनी अपने मेंबर और डायरेक्टर से अलग है। मैं रिपीट करता हूं, कंपनी अपने मेंबर और डायरेक्टर से बेटा अलग है। आर यू श्योर 100%? तो सुनिएगा बेटा, एक एक करके हम लोग सारे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। और जैसे मैं केस लॉ समझा रहा हूं ना बेटा, याद रखिए मेरे पास एक और रास्ता है कि मैं आपको ऐसे भी केस लॉ समझा सकता हूं। सेपरेट लीगल एंटिटी आप यहां पर आके देखोगे तो सैल्मन वर्सेस सैल्मन का केस लॉ भी मैंने दे दिया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? जस्ट अ बिट। बेटा मुझे रेगुलर बुक निकालना होगा, जो मेरी रेगुलर बुक है विद्यासल एकेडमी की, ये लीजिए जस्ट अ बिट। एक मिनट रुक जाइएगा बेटा। हाँ जी, ये लीजिए। इसमें आपका ना कंपनीज एक्ट 2013 पे जब आप जाओगे तो आपको ना एक थ्योरेटिकल केस लॉ के तरीके भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। थ्योरेटिकल केस लॉ बेटा, यहां पर आप कंपनीज एक्ट 2013 जाओगे, ये आपकी रेगुलर बुक है। तुम बोलोगे तो ये रेगुलर बुक भी मैं आपके विद्यासल के एप्लीकेशन और या फिर आपका टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन जब आप पेज नंबर 422 पे जाओगे ना, तो ये आपका बेसिकली रेगुलर बुक है और इसमें मैंने थ्योरेटिकल वर्जन में भी सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड का केस आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बेटा इस घटिया तरीके से कभी भी नहीं पढ़ा जाता। ये लीजिए बेटा, ये केस लॉ आपका है। डन करेगा? तो तुम केस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, सैल्मन वर्सेस सैल्मन थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। लेकिन मेरा केस लॉ कराने का एक अलग तरीका है। जितने भी वेल नोन केस हैं बेटा, जिनको लीडिंग केस लॉ कहा जाता है, उस लीडिंग केस लॉ को हमेशा कहानी के फॉर्म में पढ़ा जाता है। और आप केस लॉ को कहानी के फॉर्म में पढ़ोगे, जीवन भर नहीं भूलोगे। अगर आप केस लॉ को ऐसे पढ़ोगे, हमेशा भूल जाओगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर एक केस लॉ अपन करने वाले हैं, और वो केस लॉ क्या है बेटा? सैल्मन वर्सेस सैल्मन एंड कंपनी लिमिटेड। ध्यान से सुनिए। एक बंदा था बेटा जिसका नाम था एरोन सैलमन। और वो बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था और वो सोल प्रोप्राइटरशिप में अपने धंधे को चलाता था। एक दिन बेटा आप जैसे प्रोफेशनल लोग उसको मिल गए और उन्होंने बोला कि तू कब तक बूट मैन्युफैक्चरिंग का काम करता रहेगा? अरे यार कंपनी बना। और उसने बोला कंपनी के क्या फायदे हैं? तो आपने बेटा वही 8-9 फायदे गिनवा दिए कि ये होता है कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, तू अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगा, अपने नाम पे मुकदमा करेगा, एग्जिस्टेंस रहेगी सेपरेट, तेरे मर जाने से कंपनी बंद नहीं होगी, सरकार सपोर्ट करेगी, लोन इजिली अवेलेबल हो जाएगा।
आपने सारे फायदे उसको गिनवा दिए। जब आपने सारे फायदे उसको गिनवा दिए ना, वो बंदा चमक गया और एक इस्टेब्लिश्ड कर लिया कंपनी, जिसका नाम रख दिया बेटा सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। क्या नाम रख दिया बोलो बेटा? सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ध्यान से सुनना, सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड जब इसने बनाया तो अपना पूरा बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस बेटा अपने सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड को इसने बेच दिया। ऑब्वियस सी बात है, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहा हूं और मैंने एक कंपनी बनाई, तो मैं अपने बिजनेस को कंपनी को बेचूंगा, क्योंकि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो जब मैं कंपनी को बेचूंगा तो कंपनी भी तो बदले में मुझे कुछ देगी ना, कंसीडरेशन के तौर पे। तो याद रखना, कंपनी ने मुझे बेटा 38,782 पाउंड कंसीडरेशन दिया। और ये 38,782 पाउंड कंसीडरेशन कैसे दिया गया? पहली बात, 20,000 पाउंड का शेयर्स दिया गया, 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड डिवेंचर दिया गया। ठीक है, रहना इस बात पे, सिक्योर्ड अर्थात एसेट्स की कोलेटरल दी गई, और 8,782 पाउंड का कैश दिया गया। डन करे क्या? लेकिन कुछ समय बाद बेटा कंपनी की किस्मत खराब होती चली गई और सैलमन का भी किस्मत खराब। कंपनी बेटा फाइनेंशियल डिफिकल्टी में चली गई, जिसके कारण कंपनी ने बोरो किया, और ये जो बोरोइंग किया ना, ये अनसिक्योर्ड लोन था बैंक से। याद रखना बेटा, ऊपर में उसने डिवेंचर, कंपनी ने सैलमन को डिवेंचर दिया था और वो डिवेंचर सिक्योर्ड था 10,000 रुपए का। लेकिन यहां पर कंपनी ने जब बोरोइंग किया तो ये बोरोइंग बेटा अनसिक्योर्ड है। लेट्स टेक एन मैथमेटिकल फिगर, 7,773 पाउंड का मान लो ये बोरोइंग हुई। बेटा ये एक अप्रॉक्स फिगर है। डन करे क्या? लेकिन 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 कंपनी का किस्मत ठीक नहीं रहा। कंपनी बेटा और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में चलती गई, जाते 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 कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। जब वाइंडिंग अप में चली गई तो याद रखिएगा, कंपनी के वाइंडिंग अप जाने के बाद एसेट्स को बेच के और पैसा रियलाइज किया गया, और जो रियलाइज हुआ ना, वो मात्र 5,000 पाउंड पैसा आया। अब सुनो, जैसे 5,000 पाउंड पैसा आया, तुरंत बैंक वाला आया और बोला कि सुन, कायदे से तो 7,782 पाउंड मैंने तेरे को लोन दिया था, लेकिन कोई बात नहीं यार, मरे हुए भूत जा या भगे हुए चोर का लंगोट जो होता है वो भी फायदा होता है। मतलब चोर तुम्हारे घर से चोरी करके अगर भग गया और कुछ भी हाथ में नहीं मिला, उसका लंगोट हाथ में मिल गया, कोई बात नहीं भाई, यही फायदा है। तो बैंक वालों ने बोला कायदे से कि सैलमन सुन, कायदे से तुझे 7,773 पाउंड मैंने दिया था, लेकिन याद रख तू मेरे को उतना नहीं दे पाएगा, कोई बात नहीं, 5,000 पाउंड का एसेट्स बिका है ना, चल यही पैसा तू मुझे दे। सैलमन ने बोला ना 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 ना, ये पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। बैंक वालों ने बोला फिर ये पैसा किसको दिया जाएगा? तो इस बंदे ने बोला कि ये पैसा सिक्योर्ड वाले को दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप अकाउंट्स को हल्का फुल्का याद कर पाओ तो अकाउंट्स याद करो बेटा, क्या क्या सिखाया था आपके अकाउंट्स वाले टीचर ने, कि जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म बेटा या कोई भी कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जाती है, वाइंडिंग अप में जाती है, तो उसके एसेट्स को बेच के जो लायबिलिटी को पे किया जाता है ना, उसकी एक हायरार्की होती है। हायरार्की क्या होती है कि सबसे पहले सिक्योर्ड वाले को दिया जाएगा, फिर अनसिक्योर्ड को दिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस को दिया जाएगा, और लास्ट में इक्विटी को दिया जाएगा। तो यहां पर कहना था सैलमन का कि सुनो भैया, ये पैसा आप अनसिक्योर्ड वाले हो और अनसिक्योर्ड वाले को दूसरे नंबर पे देंगे, सबसे पहले पैसा दिया जाएगा सिक्योर्ड वाले को। अब यहां पर बैंक वालों ने बोला कोई बात नहीं, तू दे पैसा सिक्योर्ड वाले को। तो सैलमन ने बेटा कैश को चूमा और चूम के अपने जेब में रख लिया। बैंक वाले ने बोला भाई ये तो तू पैसा अपने जेब में रख रहा है। यहां पे सैलमन ने बोला कि आप ऊपर जाके चेक करिए, ये जो सिक्योर्ड डिवेंचर है ना, ये सिक्योर्ड डिवेंचर किसको दिया गया है? मुझे ही तो दिया गया है, और मैं कंपनी के 10,000 पाउंड का सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, और क्योंकि मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं, क्योंकि मैं डिवेंचर होल्डर हूं, तो ये पूरा का पूरा पैसा मैं रखूंगा, मुझसे बचेगा तो आप रखेंगे, लेकिन इससे पैसा बचने का तो बेटा सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप ध्यान से सिचुएशन को देखोगे तो। क्या ये बात क्लियर है क्या? जस्ट वेट बेटा। हाँ जी, आगे सुनिएगा। तो ये पैसा इसने रख लिया। अब ये जैसे इस बंदे ने पैसा अपने जेब में रखा ना, यहां पर बेटा आग लगनी शुरू हो गई बैंक वालों को। बैंक वालों को लगा कि हमें तो पागल बनाया जा रहा है, ये बंदा कंपनी का मालिक, सारा मजे इसने लिए, और जब कंपनी बर्बाद हो रही है अर्थात कंपनी बंद हो रही है, तो बंद होते टाइम जो पैसा आ रहा है वो भी पैसा हमें नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आउटसाइडर तो सिर्फ हम ही है यहां पर। ये लोग चले गए मामले को लेकर कोर्ट में, और इन्होंने जाके बोला कि सर एक ही बंदे ने कंपनी के शेयर्स को भी ले रखा है, कंपनी के डिवेंचर को भी ले रखा है, कंपनी का क्रेडिटर भी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी संभाल रहा है। अरे सर ये कंपनी कोई और नहीं, ये सैलमन ही है। ये वर्ड बोला उन्होंने कि ये कंपनी कोई और नहीं, ये सैलमन ही है। यहां पर बेटा कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि सुनो, वन पर्सन माइट बी पॉसिबल दैट ही इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ही इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, ही इज अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरीथिंग इज वन पर्सन, स्टिल कंपनी एंड द मेंबर बोथ हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, अर्थात दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है। और दोनों का एग्जिस्टेंस अगर अलग है तो ये पूरा का पूरा पैसा बिल्कुल सैलमन अपने पास में लेगा एज अ सिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर। क्या ये बात क्लियर है क्या? और वहां पर कंपनी ने बेटा पहली
पहली बार यह फैसला सुनाया था वन मैन कंपनी का कॉन्सेप्ट। क्या सुनाया था बोलो बेटा? वन मैन कंपनी, जो आज चल के बेटा 1% कंपनी हुई। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार आया है। यस, मैंने भी माना बेटा पहली बार आया है। 2 क्लॉज 62 में पहली बार 1% कंपनी को डिफाइन किया गया है। लेकिन वन मैन कंपनी का बेटा जो कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली 1% कंपनी उसी से इंस्पायर्ड है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपकी पूरी की पूरी कहानी है बेटा। ये पूरा कहानी मैंने आपको बता दिया सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का। तो यही कहानी भी हुई थी कि सैलमन ने क्लेम किया कि ये पैसा मैं लूंगा, बैंक ने क्लेम किया कि मैं लूंगा। कोर्ट ने डिसाइड किया कि भले ही एक पर्सन कंपनी का डायरेक्टर, मेंबर, फाउंडर, क्रेडिटर सब हो, स्टिल वो कंपनी और उसके पर्सन दोनों बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी में है। इसीलिए ये जो पैसा है ये किसको दे दिया जाएगा? सैलमन को दे दिया जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसके बाद आते हैं बेटा ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड। इस केस लॉ में भी बेटा लगभग यही बातें की गई थी। सर इस केस लॉ में क्या बातें की गई थी? ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा, ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड में क्या बोला गया था कि एक बंदा था बेटा जिसका नाम था मैग्रू ली। इसका नाम एमसी ली में मैग्रू ली नाम है, MCGREW, मैग्रू ली। और ये एक प्रोफेशनल पायलट था बेटा। क्या ये बात क्लियर है? क्या प्रोफेशनल पायलट। इसने एक कंपनी स्टैब्लिश की बेटा ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड, जिसका काम ही था बेटा क्या बोलो? एयर फार्मिंग का। इसका जो ली एंड एयर फार्मिंग कंपनी है, इसका काम था बेटा एयर फार्मिंग का। और इसमें एक शेयर्स प्लस बेटा 2999 शेयर्स इसने वाइफ को दे दिया था। अर्थात एक शेयर्स खुद रखा था और 299 शेयर्स क्या किया था बेटा? अपने वाइफ को दे दिया था। सैलमन ने उल्टा किया था। सैलमन ने क्या किया था कि बेटा सारा का सारा शेयर्स खुद लिया था और एक एक शेयर्स अपनी वाइफ और बाकी बच्चों को दे दिया था। ये सैलमन वर्सेस सैलमन के केस में है। और यही बंदा मतलब मैग्रू ली ही उस कंपनी का डायरेक्टर बन गया। क्योंकि कंपनी इसने बनाई थी इसलिए ये बंदा प्रोमोटर भी है, और क्योंकि ये पायलट था और कंपनी का काम था एयर फार्मिंग का, तो यही बंदा बेटा उस कंपनी का इंप्लॉय अर्थात पायलट भी बन गया। यानी सब कुछ कंपनी का मिस्टर ली है। डन करे क्या? अब उस समय बेटा एक कानून हुआ करता था, आज भी वो कानून है, इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ये कानून क्या कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनना बेटा, एक हमारे देश में कानून है, आज भी है, इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1925। ये कानून कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कोई भी इंप्लॉय को इंजरी हो जाती है तो उस इंजरी का भरपाई बेसिकली इंप्लॉयर करेगा कंपनसेशन के तौर पे। डन करे क्या? अगर मान लो मैं विद्यासल एकेडमी में पढ़ाते हुए भगवान ना करे मुझे कोई इंजरी हो जाती है, तो इसका कंपनसेशन और इसका पूरा का पूरा मॉनेटरी जो सहयोग है वो बेसिकली करना पड़ेगा विद्यासल एकेडमी को। एंड इट्स अ मैंडेटरी लॉ है बेटा ये इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट। अच्छा एक बात और सुनिए, ये जो इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट में इंप्लॉय को जो पैसा दिया जाता है ना, ये सिक्योर्ड वाले से भी पहले दिया जाता है। सिक्योर्ड वाले से ही पहले दिया जाता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या तो उस समय का कानून था इंप्लॉय कंपनसेशन एक्ट, और उसमें बोला गया था ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर इंप्लॉय बेटा क्या हो जाता है, किसी भी तरीके का इंजरी ले लेता है, तो इस सिचुएशन में कंपनी शैल पे कंपनसेशन फॉर सेम। अब हुआ क्या कि ये मैग्रू ली बेटा एक दिन एयर मोड पे जाता है, अर्थात जहाज लेकर जाता है एयर फार्मिंग का काम करने। इसके बाद जहाज जो है वो क्रैश कर जाती है और वो बंदा मर जाता है। जैसे वो बंदा मर जाता है ना, उसकी जो विडो है बेटा, वो विडो आती है, विडो मतलब उसकी वाइफ जो आती है वो आती है और कंपनी से बेटा अपना कंपनसेशन वाला अमाउंट क्लेम करती है। कंपनी के जितने भी क्रेडिटर हैं उनको यह शक होता है कि अगर क्लेम वाला पैसा उसकी वाइफ लेकर गई तो हमारे पास के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। सारे के सारे क्रेडिटर और आउटसाइडर आए और उन्होंने आके बोला कि मैम सुनो, ये कंपनी आपकी ही है, क्योंकि आपके हस्बैंड की कंपनी थी और वो मर गए तो ये सारा शेयर्स आपके नाम पर आएगा, तो आप तो वैसे ही कंपनी के मालिक हो, तो एक काम करो आप हमारा पैसा वापस कर दो, आप अपना कंपनसेशन वाला पैसा बाद में लेना, क्योंकि तुम कोई और नहीं, तुम कंपनी के मालिक ही हो। बोलो हाँ या ना? तुम कंपनी के कोई इंप्लॉय का स्टेटस नहीं रखते, तुम कोई आउटसाइडर नहीं हो, तुम्हारा कंपनी से हटके कोई स्टेटस नहीं है, बिकॉज यू आर ऑनर ऑफ द कंपनी। ये बात बोला था आउटसाइडर वालों ने, और ये मामला फिर गया कोर्ट में, और आपको समझ आ गया होगा कोर्ट ने क्या बोला होगा कि यस ये बात सही है कि एक ही बंदा कंपनी का डायरेक्टर है, एक ही बंदा कंपनी का मेंबर है, एक ही बंदा कंपनी का बेटा प्रोमोटर भी है, क्रेडिटर भी है, इंप्लॉय भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टिल कंपनी और उसके मेंबर क्या है? बोलो बेटा, दोनों सेपरेट हैं। तो ये कंपनसेशन का पैसा उसकी वाइफ को दिया गया और आउटसाइडर को बेटा बचा हुआ पैसा बाद में पे किया गया, भले उनको पूरी पेमेंट नहीं हो पाई थी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात डिसाइड की गई थी कहां पर? बोलो बेटा, ली वर्सेस ली एंड एयर फार्मिंग लिमिटेड में। क्या ये बात क्लियर है? क्या अब इसके बाद चलते हैं बेटा, क्या बोलो एक बार उसे, पॉइंट नंबर 3 अर्थात केस लॉ नंबर 3 पे। और बेटा जो ये केस लॉ नंबर 3 है ना, इस बात को आप समझिएगा ध्यान से, इसका नाम है कंडोली टी लिमिटेड केस। और जब भी इसके अपोजिट पार्टी को सामने नहीं दिया गया, और जब भी कोई केस लॉ आप पढ़ो जिसमें अपोजिट पार्टी सामने में ना हो, इसको लिख दिया जाता है इन रेफरेंस टू।
जब भी कोई आप केस लॉ पढ़ो जिसमें केवल एक ही पार्टी का नाम हो, आप उस पार्टी के नाम को लिखते टाइम हमेशा लिख दिया करो इन रेफरेंस टू। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो एक केस लॉ बेटा इन रेफरेंस टू कंडोली टी लिमिटेड। अब ये कंडोली टी लिमिटेड के केस में क्या हुआ था बेटा, ये भी बात आपको समझने की जरूरत है, ध्यान से सुनिए। सुनिए क्या कहानी है बेटा, बहुत सिंपल कहानी है। तो बेटा कुछ पर्सन थे जिन पर्सन के पास अपना एक टी एस्टेट था, चाय पत्ती का बागान था। इन्होंने एक कंपनी बनाई बेटा कंडोली टी लिमिटेड केस, और पूरा चाय पत्ती का बागान अर्थात उसकी एसेट्स ट्रांसफर कर दी कंडोली टी लिमिटेड को। जैसे इन्होंने ट्रांसफर किया ना, अच्छा इस कंपनी के शेयर होल्डर भी यही पर्सन बन गए क्योंकि इन्होंने ही कंपनी बनाई थी। जैसे इन्होंने ट्रांसफर किया, सरकार ने बोला कि इस ट्रांसफर पे मैं टैक्स लूंगा। देखो सरकार भी कम नहीं है बेटा, सरकार का कहना है एक कुछ लोगों ने क्या किया, उनके पास चाय पत्ती की बागान थी, उन लोगों ने क्या किया कि अपने चाय पत्ती के बागान को कंपनी इनकॉर्पोरेट करके ट्रांसफर कर दिया। जैसे ट्रांसफर किया ना, हमारे यहां तो ट्रांसफर पे टैक्स लगता है बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ प्रेजेंट एग्जांपल। तो याद रखिएगा सरकार आई और सरकार ने आके बोला कि ये जो आप चाय पत्ती का बागान ट्रांसफर कर रहे हो ना, इस पे हम टैक्स कलेक्ट करेंगे। डन करे क्या, इस पे टैक्स लेवी होगा। शेयर होल्डर का कहना था कि टैक्स लेवी क्यों होगा भाई, हमारा चाय पत्ती हमारी कंपनी, मैं अपने एक जेब से पैसे निकाल के दूसरे जेब में डाल रहा हूं और तुम एक जेब से दूसरे जेब में डालने का टैक्स ले लोगे। ये किसका ऑब्जेक्शन और किसकी कहानी थी बेटा, ये शेयर होल्डर की कहानी थी। शेयर होल्डर का कहना था कि सर हम टैक्स देंगे नहीं, क्योंकि कंपनी भी हमारी, चाय पत्ती भी हमारा, हम अपने एक जेब से दूसरे जेब में सामान डाल रहे हैं, तो तुम जिसको ट्रांसफर कह रहे हो ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं, और जब ट्रांसफर नहीं हुआ तो टैक्स किस बात का, ये शेयर होल्डर का कहना था। लेकिन ये मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने बोला कि सुनो तुम्हारा स्टेटस और इस कंपनी का स्टेटस, दोनों का स्टेटस सेपरेट लीगल एंटिटी है, अर्थात दोनों का स्टेटस डिफरेंट है। इसीलिए ये जो तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, भले तुम सामने वाले कंपनी के शेयर होल्डर क्यों ना हो, बट स्टिल तुम्हारा और कंपनी का ओनरशिप चेंज जब होगा तो दोनों का स्टेटस अलग अलग है। अर्थात ये प्रॉपर्टी पहले तुम्हारे ओनरशिप पे थी, लेकिन अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारे कंपनी के ओनरशिप पर है, ओनर चेंज हो रहा है, इसलिए बेटा यहां पर आपको क्या करना होगा, टैक्स प्रोवाइड करना होगा। ये बात यहां पर बोली गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया ड्यूटी ऑन सच ट्रांसफर, बट शेयर होल्डर ने रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज शेयर होल्डर ने कहा कि सिंस ही इज आल्सो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इसीलिए देयर इज नो ट्रांसफर बिटवीन कंपनी एंड द, क्या बोलो बेटा, शेयर होल्डर। लेकिन कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट ने कहा कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर बोथ आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसीलिए इट इज ट्रीटेड एज ट्रांसफर और देयरफॉर शेयर होल्डर हैव टू पे, क्या बोलो बेटा, ड्यूटी ऑफ सच ट्रांसफर। ये बातें बेटा यहां पर बोली गई है। आर यू श्योर 100%? इसके बाद हम चलते हैं बेटा लास्ट केस लॉ पे, और जिस लास्ट केस लॉ का नाम क्या था बोलो, मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी। मैं रिपीट करता हूं बेटा, मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी। अब ये क्या है मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी, इसको समझने की जरूरत है। देखो बेटा एक बंदा था मैक्योरा और उसके नाम पे कुछ प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी टिम्बर था, और उस टिम्बर के नाम पे इसने बेटा इंश्योरेंस करा रखा था। याद रखिएगा ये जो टिम्बर का इंश्योरेंस था ना बेटा, उसने अपने नाम पे करा रखा था, सेल्फ नाम पे। उसके बाद उसने एक कंपनी बनाई बेटा, जिस कंपनी का नाम रखा नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और ये पूरा का पूरा टिम्बर बेटा कंपनी के नाम पे बेच दिया। अब देखो यहां पर ना एक लीगल प्रॉब्लम अराइज होगी, ध्यान से सुनिए। मैंने एक प्रॉपर्टी लिया, उस प्रॉपर्टी पे इंश्योरेंस ली, और वो प्रॉपर्टी मेरा था, इसलिए इंश्योरेंस भी मैंने अपने नाम पे ले लिया। लेकिन बाद में मैंने क्या किया, एक कंपनी एस्टैब्लिश कर दी। अरे मेरे भाई जब कंपनी एस्टैब्लिश की तो कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और जब मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूं कंपनी को, तो ओनरशिप चेंज होगा क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो नालायक जब ओनरशिप चेंज होगा तो तुम्हें इंश्योरेंस का प्रीमियम भी चेंज करवा के कंपनी के नाम पे कर देना चाहिए था। लेकिन यहां पर मैक्योरा ने गलती किया। मैक्योरा ने क्या किया, एसेट्स अर्थात टिम्बर तो बेच दिया कंपनी के नाम पर, लेकिन वो इंश्योरेंस प्रीमियम रखा खुद के नाम पे। और बाद में क्या हुआ बेटा कि आग लगी और पूरा का पूरा टिम्बर जल गया। जब टिम्बर जला तो यहां पर कंपनी जाती है बेटा, वो नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कहां जाती है बोलो एक बार, उसे मांगने के लिए अपना पूरा का पूरा प्रीमियम अमाउंट, अर्थात अपना पूरा इंश्योर्ड अमाउंट। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर देती है। इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से यह कह के मना करती है कि सुनो कंपनी के एसेट्स जो है उसका मालिक कंपनी है, लेकिन इंश्योरेंस जो है वो किसी और के नाम पर है। तो मैं पैसा आपको क्यों दूं मेरे भाई, कंपनी को क्यों दूं? आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, फिर चल के मैक्योरा को पैसा दो। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं मैक्योरा का भी पैसा नहीं दूंगा। आप बोलोगे अरे सर मैक्योरा को क्यों पैसा नहीं दोगे? ये सुनिए, प्रीमियम किसके नाम पे है? मैक्योरा के नाम पे, जबकि जो एसेट्स जला वो किसके नाम पे है? कंपनी के नाम पे। तो मेरे भाई जब आपके नाम पे प्रीमियम है और जो एसेट्स जला वो आपके नाम पे है नहीं, वो किसी और के नाम पे, तो इंश्योरेंस होल्डर और एसेट्स होल्डर बोथ इज अ सेपरेट ना, बोथ इज अ डिफरेंट ना। और दोनों जब डिफरेंट हैं, जब तक दोनों एक नहीं होंगे, किस बात का क्लेम, किस बात का प्रीमियम क्लेम?
तो इन्होंने मना कर दिया। क्या ये बात क्लियर है क्या? मैक्योरा का कहना था कि अरे मेरे भाई, मैं हूं या मेरी कंपनी, हम दोनों एक ही तो हैं। आपको समझ आ गया होगा कोर्ट ने आंसर क्या किया होगा। कोर्ट ने बोला ना, दोनों का बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इसीलिए ये पूरा का पूरा बेटा इंश्योरेंस क्लेम को कर दिया गया रिजेक्ट। यही बातें यहां पर बोली गई है। क्या ये बात क्लियर है ना? तो यहां पर बेटा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ना आपका खत्म हो जाता है, और मैं बोलूंगा कि आपका सेक्शन नंबर 9 दैट इज अ एसेंशियल एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी क्या हो जाता है, बोलो बेटा, समाप्त हो जाता है। आर यू श्योर? फिर उसके बाद चलो बेटा, इसके बाद हम लोग अब चलते हैं आगे लेकर इस पूरी की पूरी कहानी को, और अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है ना बेटा, वो है आपका बेसिकली लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लेकिन उस लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के पहले हम एक छोटा सा बहुत तेजी से कॉन्सेप्ट कर लेते हैं जिसका नाम है बेटा एडवांटेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। हो सकता है ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम जल्दी से निपटाते हैं। और मैं तो बोलूंगा बेटा कि जितने भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था ना, कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कंपनी का कॉमन सील होता है, खुद का मैनेजमेंट होता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, वो बेसिकली अपने नाम पे मुकदमा करे या करवा सकती है, ये सारी तमाम बातें कंपनी का एडवांटेज ही तो है। बोलो ये सुनो, क्योंकि ये सारी बेनिफिट बेटा पार्टनरशिप को अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। तो बोला गया कि देखो कंपनी का क्योंकि एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी होता है, अर्थात सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, ये भी एक फायदा है। प्लस कंपनी के मेंबर या डायरेक्टर के मर जाने से, इंसॉल्वेंट हो जाने से, पागल हो जाने से बेसिकली कंपनी के कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक फायदा होता है। उसके बाद कंपनी का प्रॉपर्टी खुद के नाम पे होल्ड किया जा सकता है। प्लस जो मेंबर होते हैं ना बेटा वो मेंबर अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं और मेंबर बन जाते हैं विद अ मिनिमम रिस्क, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो उसका रिस्क भी क्या होता है, बोलो बेटा, मेंबर की रिस्क भी होती है मिनिमम। शेयर्स बेटा मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए कोई भी बंदा जब मर्जी तब अपना शेयर्स बेच के और कंपनी से मूव ऑन कर सकता है, ये भी एक फायदा है। उसके बाद बेटा याद रखना, प्राइवेट कंपनी की लिमिट होती है, लेकिन पब्लिक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं होती, तो ये भी एक फायदा होता है बेटा कि पब्लिक लिमिटेड में यानी पब्लिक कंपनी के केस में कितना भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। और याद रखिएगा, ह्यूज amount can mobilized through public issue to undertake all sorts of business venture including those requiring very high capital investment। बेटा याद रखिएगा, कंपनी का एक फीचर्स होता है कि वो पब्लिक से फंड अरेंज कर सकती है, अर्थात पब्लिक इशू कर सकती है। तो पब्लिक इशू में बेटा पब्लिक फंड अरेंज हो जाएगा, और पब्लिक जब आपको पैसे देगी तो 140 करोड़ जनता है, कितना भी पैसा मिल सकता है, और आप कितने भी प्रोजेक्ट, चाहे कितनी भी उसमें हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों ना हो, तुम उसको आसानी से क्या कर सकते हो, बोलो बेटा, इन्वेस्ट कर सकते हो, आसानी से इसे ले सकते हो। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो ये सारी तमाम बातें बेटा, ये सारी तमाम बातें आपके बेनिफिट्स में कंसीडर की जाती है। लेकिन सवाल है कि क्या कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का कोई डिसएडवांटेज है क्या? यस, याद रखिएगा बेटा, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैव सर्टेन डिसएडवांटेज। आप कुछ भी, कोई भी चीज आप मुझे बताओ बेटा, मैं उसका डिसएडवांटेज आपको बता दूंगा। कंपनी के भी कुछ डिसएडवांटेज है। सबसे बड़ी बात बेटा, इसमें लीगल फॉर्मेलिटी बहुत होती है, तो क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटी होती है इसलिए इसके कंप्लायंस एक्सपेंस भी ज्यादा जाते हैं। दूसरी बात बेटा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, रिटर्न, रेजोल्यूशन बार बार आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है, मतलब सिक्रेसी प्रॉब्लम है बेटा, हर डिस्क्लोजर आपको देना होगा और अथॉरिटी के सामने डॉक्यूमेंट फाइल करना होगा। पार्टनरशिप में इतने सारे डिस्क्लोजर आपको रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनर के पास फाइल नहीं करना होता है। इसके बाद बेटा याद रखिएगा, ऑल मेंबर कैन नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर द वर्किंग ऑफ कंपनी। ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का बेटा जो कंट्रोल होता है ना, ये डेमोक्रेसी पे मेंटेन होता है, मतलब कंपनी में वो होगा जो मेजोरिटी शेयर होल्डर कहेंगे। लेकिन पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें डायरेक्ट कंट्रोलिंग होता है बेटा, तो इसमें वो होगा जो मैं बोलूंगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? उसके बाद वाइंडिंग ऑफ कंपनी इज मोर एक्सपेंसिव या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप मेरी मर्जी, मैं अभी बिजनेस चला रहा हूं, कल को मर्जी अगर बिजनेस बंद करना चाहता हूं तो मैं बंद भी कर सकता हूं। लेकिन ऐसी कुछ कहानी बेटा यहां पर नहीं चलेगी। मतलब कंपनी में बेटा याद रखना, आपके बिजनेस को सेटअप करना भी टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसको क्लोज करना, मतलब एग्जिट वे भी काफी ज्यादा बेटा टफ होता है, एंट्री एग्जिट दोनों टफ होता है। इसका बोला गया, एज अ कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज इन फ्यू हैंड, इट इज पॉसिबल टू डेम फॉर डिफ्रॉड अनसस्पेक्टिंग अदर पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड आइदर एज अ शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर। देखो बेटा, कंपनी का जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होता है ना, वो मेजोरिटी शेयर सर्टेन लोगों के हाथ में होता है। रिलायंस इंडस्ट्री देखो, अंबानी फैमिली, आप अंबानी फैमिली को देख लो, आप अगर रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा बहुत सारी कंपनी, इन्फोसिस को देख लो तो वहां पर नारायण मूर्ति साहब हैं। अगर आप विप्रो कंपनी देख लो, अजीम प्रेमजी साहब हैं। आप जितनी भी कंपनी, बिगर कंपनीज देखोगे ना बेटा, ये सारी कंपनीज का मेजोरिटी इंटरेस्ट सर्टेन लोगों के हाथ में होता है और वो लोग मिलकर फ्रॉड भी कर सकते हैं, छोटे मोटे लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि बेटा पब्लिक कंपनी पब्लिक एट लार्ज के लिए डिवोटेड होती है, तो उसका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके मेंबर भी बेटा अनलिमिटेड हो सकते हैं।
उसके बाद लीगल प्रोविजन ज्यादा होता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा जब आप इंटर में आ जाओगे तो, जिसका नाम है बेटा सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें कहा गया है कि सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी को मैंडेटरी बेसिस पर अपने नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज समाज सेवा में खर्च करना होता है। डन करें क्या? ये कंपनी को है बेटा, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन लोगों को बेटा ये पैसा खर्च नहीं करना होता। डन करें क्या? तो ये सभी क्या है बोलो बेटा, एक बार डिसएडवांटेज है। अब यहां पर फाइनली ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद फाइनली बेटा मैं आपके साथ शुरू करता हूं, क्या बोलो, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट। तो बेटा किताब में ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का कॉन्सेप्ट है और याद रखिएगा अगर नोट्स में आओगे तो बेटा हैंड रिटन नोट्स में आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पर दिखेगा। ये आपका लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, दो नाम है बेटा, या तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोलो और नहीं तो पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल बोलो। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद बेटा बुक रीडिंग या हम लोग नोट्स रीडिंग करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझिएगा बेटा, कहानी क्या है। देखो, जब मैं आपको बेटा कॉर्पोरेट विल थ्योरी करा रहा था, कॉर्पोरेट विल थ्योरी जिसको कॉर्पोरेट सोल या सेपरेट लीगल एंटिटी आप लोग कह रहे थे, तो कॉर्पोरेट विल थ्योरी बोलो या सेपरेट लीगल एंटिटी बोलो, ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था बेटा? ये कॉन्सेप्ट कह रहा था कि कंपनी बेसिकली अलग है। रिपीट वर्ड, कंपनी क्या है बोलो बेटा? अलग है। किससे? अपने डायरेक्टर या अपने मेंबर से। क्या ये बात क्लियर है क्या? याद रखिएगा बेटा, इस रूल का एक्सेप्शन, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इस रूल का एक्सेप्शन बेसिकली बेटा लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को कहा जाता है। मैंने क्या वर्ड बोला बेटा? लिफ्टिंग या पियर्सिंग ऑफ, क्या बोलो, कॉर्पोरेट विल बेसिकली क्या है बोलो बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी का एक्सेप्शन है। तो नालायको सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा था कि कंपनी अपने डायरेक्टर और मेंबर से अलग है, इसलिए कंपनी में हो रहे किसी भी डिफॉल्ट के लिए कंपनी को जिम्मेदार करो, उसके डायरेक्टर और मेंबर को जिम्मेदार मत करो। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन मैं आपको करा रहा हूं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। देखो, कॉर्पोरेट विल मतलब होता है कंपनी और डायरेक्टर के मेंबर के बीच में पर्दा है, और यहां पर कहा जा रहा है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग मतलब हटाना, पियर्सिंग मतलब छेद करना, मतलब ये जो पर्दा है ना जो दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, आप इस पर्दे को हटा दो और देखो कंपनी के पीछे एक्चुअल डिफॉल्टर कौन है, और जो एक्चुअल डिफॉल्टर है उसी के ऊपर पेनल्टी लगाओ। अर्थात भले गलती हो रही है कंपनी में, याद रखिए, भले मिस स्टेटमेंट हो रहा है कंपनी में, भले फ्रॉड हो रहा है कंपनी में, लेकिन पनिश किया जा रहा है उसका मेंबर या डायरेक्टर। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। तो कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट कह रहा है दोनों को अलग ट्रीट करो, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका एक्सेप्शन कहेगा कि दोनों को सेम ट्रीट करो। अरे मेरे भाई, दोनों को सेम ट्रीट करूंगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? याद रखिएगा बेटा, अगर दोनों को सेम ट्रीट करोगे इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी में हो रहे डिफॉल्ट का कारण, कंपनी में हो रहे डिफॉल्ट का खामियाजा उसके डायरेक्टर और उसके मेंबर को भी भुगतना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसका लॉजिक क्या है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ध्यान रखिएगा बेटा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कैन नॉट वॉक, कंपनी कैन नॉट टॉक, कंपनी कैन नॉट सिंग, कंपनी कैन नॉट speak. तो if company cannot speak, if company cannot walk and talk, then how company can commit any fraud? ये बात तो क्लियर है कि कंपनी में हो रहा है किसी भी फ्रॉड का जो मेन कारण है, वो कारण बेसिकली उस कंपनी में काम कर रहे हैं नेचुरल पर्सन है। क्या ये बात क्लियर है क्या? मैं आपको एग्जांपल दूंगा बेटा, चिंता मत करिए, लेकिन पहले आप समझिए। एग्जांपल प्रैक्टिकल दूंगा। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कह रहा था कि कंपनी में हो रहे गलती का खामियाजा कंपनी को भुगतने दो, उसके डायरेक्टर और मेंबर पे मत लेकर आओ, क्योंकि कंपनी और उसके डायरेक्टर और मेंबर अलग अलग हैं। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है ये दोनों सेम है, इसीलिए कंपनी में हो रहे गलती का खामियाजा उसके डायरेक्टर मेंबर को दो। यही है बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इज अ प्रोसेस। दिस प्रोसेस सेज दैट लुक बिहाइंड द एक्चुअल डिफॉल्टर ऑफ द कंपनी। यह प्रोसेस कहता है कि आप कंपनी के एक्चुअल डिफॉल्टर को देखो और उसके बाद लुक बिहाइंड द एक्चुअल डिफॉल्टर ऑफ द कंपनी एंड इग्नोर द स्टेटस ऑफ कंपनी एज अ सेपरेट। अर्थात कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप इग्नोर करिए और एक्चुअल डिफॉल्टर को देखिए कि उस सेपरेट लीगल एंटिटी को बेस बनाकर कंपनी में कौन फ्रॉड कर रहा है, और आप उसी के ऊपर पेनल्टी, उसी के ऊपर मुकदमा चलाइए। यही कॉन्सेप्ट है बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कहता है कि दोनों को अलग अलग ट्रीट करो, और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कहता है दोनों को सेम ट्रीट करो। यह है बेटा दोनों की कहानी। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा। आपने देखा होगा फ्रॉड हुआ है सहारा में, रिपीट वर्ड, फ्रॉड हुआ है सहारा में, लेकिन जेल में था बेटा सुब्रतो राय सहारा। आपने देखा होगा फ्रॉड हुआ है बेटा कहां पर? किंगफिशर एयरलाइंस में, लेकिन जेल में या भागा फिर रहा है, वो कौन फिर रहा है बेटा? बोलो एक बार उसे, आपका विजय माल्या साहब। आपने देखा होगा गीतांजलि जेम्स में घोटाला हुआ, रिपीट वर्ड, गीतांजलि जेम्स में क्या बोलो बेटा? घोटाला हुआ, लेकिन 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 जो भागा हुआ फिर रहा है बेटा, वो भागा हुआ फिर रहा है नीरव मोदी। आपने देखा होगा आईपीएल में घोटाला हुआ, लेकिन भागा हुआ फिर रहा है ललित
ललित मोदी। याद रखिए, अगर आप सोचो ना, दे ऑल हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अगर इनका सेपरेट लीगल एंटिटी है और फ्रॉड हुआ यहां पर, तो ये लोग क्यों भागे हुए फिर रहे हैं, या ये लोग क्यों जेल में है बेटा? इसके पीछे का कारण है लीगल, क्या बोलो बेटा, लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता ना, तो याद रखिएगा ये सारे लोग आज खुले सांड की तरह मार्केट में घूम रहे होते और इनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं हो पाता। अब आप बोलोगे सर इसका लॉजिक क्या है, तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, मैंने आपको बताया था बेटा। कंपनी कैन नॉट टॉक, कंपनी कैन नॉट वॉक, कंपनी कैन नॉट स्पीक, कंपनी कैन नॉट सिंग, देन हाउ कैन कंपनी कैन डू या कमिट एनी फ्रॉड। अगर कंपनी बेटा बोल नहीं चल सकती, चल नहीं सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती, कंपनी रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी बेटा किसी तरीके का फ्रॉड कैसे कर सकती है? हो ना हो, कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का बेस बनाकर उसके पीछे फ्रॉड करने वाला कोई बंदा और है। और जब तक आप उस एक्चुअल डिफॉल्टर को नहीं पकड़ोगे ना, तब तक ये फ्रॉड होता जाएगा। आप कंपनी पे पेनल्टी और पनिशमेंट लगा के क्या कर लोगे, जब उसके पीछे एक्चुअल डिफॉल्ट करने वाला बंदा कोई और है। मैं यहां पर किंगफिशर एयरलाइंस पे पेनल्टी लगा के क्या करूंगा? फ्रॉड करने वाला तो विजय माल्या है। मैं गीतांजलि जेम्स को बेटा जेल में भेज के क्या करूंगा? फ्रॉड करने वाला तो नीरव मोदी है। मैं यहां पर किसी कंपनी को बंद करके क्या करूंगा? जब तक उसके ओनर को जेल में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैंने अगर कंपनी बंद भी कर दिया, ओनर दूसरा कंपनी बनाएगा, फिर फ्रॉड कमिट करेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो एक बार आ जाइए बेटा, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, आइए बुक से ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां बोला गया सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की कंपनी बेटा कानून के नजर में डिफरेंट होता है अपने मेंबर से, और इसको कहा जाता है क्या बोलो बेटा? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, जिसको बेटा कहा जाता है इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसको अपने नाम से, और इसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी या मनी रखने का पावर है, खुद के नाम पे केस करने का पावर है, और ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी खुद के नाम पे कर सकती है। क्या ये बात क्लियर है क्या? लेकिन और ये आपका सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है बेटा। ये आपका क्या है बोलो? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, और इसके बहुत सारे केस लॉ भी हैं, मैक्योरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस, और क्या बोलो एक बार उसे, ली वर्सेस ली एनएफ फार्मिंग लिमिटेड, सैल्मन वर्सेस सैल्मन, कंडोली टी लिमिटेड केस, मैंने 4 केस लॉ आपको बताया भी था। लेकिन एक्चुअल मीनिंग देखो बेटा, यहां से शुरू होता है। बोला गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के बारे में, द कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या फिर कह सकते हो कॉर्पोरेट विल थ्योरी। लेकिन आगे, द एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैन बी इंजॉयड ओनली बाय दोज हु ऑनेस्टली यूज द वेल ऑफ कंपनी फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो इट्स मेंबर। बोला गया कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का बेनिफिट आप इंजॉय करिए, तो आप मेंबर के कलेक्टिव बेनिफिट के लिए इंजॉय करिए, फ्रॉड करने के लिए मत करिए। फ्रॉड करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि आप कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का बेस बनाकर और मेंबर के साथ ही फ्रॉड कर रहे हो, और सर्टेन लोग बेटा केवल और केवल आपस में ही फायदा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे, where there is a dishonest या fraudulent intention to utilize the facility of incorporation, क्या बोलो बेटा? मतलब अगर आप सेपरेट लीगल एंटिटी का बेस बनाकर, अगर आप कंपनी के सेपरेट स्टेटस का बेस बनाकर और सर्टेन लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे, बाकी लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, तो लॉ बेटा रिमूव कर देगा इस कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट को और आइडेंटिफाई करेगा उस पर्सन को जो उसके पीछे, हु आर बिहाइंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कमीशन या प्रिपरेशन ऑफ, क्या बोलो बेटा? फ्रॉड। और याद रखना, इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है क्या बोलो बेटा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। क्या कहा जाता है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। इसको आसान शब्दों में मैंने यहां पर बेटा अपने कॉपी में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। बोला गया है कि दिस डॉक्ट्राइन या दिस डिटरमाइन एक्ट एज एन एक्सेप्शन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। एज पर दिस कॉन्सेप्ट वी इग्नोर द स्टेटस ऑफ कंपनी एज अ सेपरेट एंड लुक बिहाइंड एट, क्या बोलो बेटा? एक्चुअल डिफॉल्टर हु आर या हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ क्या बोलो बेटा? कंपनी। ये प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नोट्स मेंटेन किया है, जिसको आसानी से जाके आप एग्जाम में कोट कर सकते हो। बोला गया व्हेन आवर कंपनी इज रजिस्टर्ड विद आरओसी देन इट बिकम्स अ, क्या बोलो बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी, और इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कॉर्पोरेट विल थ्योरी। बट सम टाइम वी नीड टू इग्नोर स्टेटस ऑफ कंपनी एज अ सेपरेट, बट हमें कभी कभी क्या करना पड़ता है ना, कि कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करना पड़ता है एंड लुक बिहाइंड, क्या बोलो बेटा? एक्चुअल डिफॉल्टर। और हमें देखना पड़ता है कि उस कंपनी के पीछे एक्चुअली डिफॉल्ट करने वाला बंदा कौन है, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल गलती करने वाले बंदे को नहीं कैच करोगे ना, तब तक वो फ्रॉड बार बार रिपीट होता जाएगा और आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। बोला गया है दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलो बेटा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो हमारे देश में बेटा कंपनी के ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ करता था? सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट। डन करे क्या? लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, तो हमारी देश की सरकार ने कानून बना दिया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जो कहता है कि सुनो, कंपनी
और उसके डायरेक्टर एंड मेंबर ये दोनों क्या है बोलो बेटा, सेम है। डन करे क्या? तो जैसे ये कॉन्सेप्ट बनाया गया ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, लोगों ने बात बात में सिर्फ और सिर्फ कंपनी को रिस्पॉन्सिबल करना शुरू कर दिया। अरे मेरे भाई, जब तुम बात बात में कंपनी को रिस्पॉन्सिबल करना शुरू कर दोगे तो फिर तुमने कॉर्पोरेट विल थ्योरी अर्थात सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को रोका ही क्यों है? खत्म करो इस कॉन्सेप्ट को, बोल दो कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता। अरे मेरे भाई, कंपनी में कोई भी गलती हुई, कंपनी ने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, कंपनी ने बेटा कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं की, कंपनी ने कोई क्लर्कियल मिस्टेक किया, कंपनी ने कुछ भी किया, लोग क्या कर रहे थे? बात बात पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी को लाइबल करते जा रहे थे, माफ करिए, उसके एक्चुअल डिफॉल्टर अर्थात मेंबर को लाइबल करते और किए हुए जा रहे थे। याद रखिएगा, जब तुम बात पे और सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर दोगे और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल लगा दोगे, तो फिर खत्म करिए ना कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट को, फिर बोलिए ही मत कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो लोगों को तुम उंगली पकड़ाओ बेटा, ये गर्दन पकड़ने लग जाते हैं, हाथ भी नहीं, उंगली पकड़ाओ डायरेक्ट गर्दन। मेरे भाई, मैंने तुम्हें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का जो ये कॉन्सेप्ट दिया है, it can be used only in certain circumstances. Lifting of corporate will cannot be used anywhere. It can be used only in certain circumstances. या तो कानून कहे तो, नहीं तो कोर्ट कहे तो। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अर्थात आप कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर सकते हो ओनली इन फॉलोइंग केसेस। कौन से फॉलोइंग केस? 2 केस, या तो कानून कहता हो नहीं तो कोर्ट कहता हो। बेटा, कानून को कहा जाता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन, मतलब लॉ में लिखा हो कि आप सेपरेट लीगल एंटिटी का यूज करिए, तो यस, हम कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करेंगे, एक्चुअल डिफॉल्टर को देखेंगे। और या फिर कोर्ट ने किसी जजमेंट के थ्रू कहा है कि यहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाएगा, वहां भी हम सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करेंगे और उसके एक्चुअल डिफॉल्टर को देखेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछे कि वेयर वी कैन यूज द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कॉन्सेप्ट, ओनली इन 2 केसेस, आइदर अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन और अंडर द जुडिशियल डिसीजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013 के 470 सेक्शन में जहां जहां कंपनी के डायरेक्टर और मेंबर को पर्सनली प्रोसिक्यूट किया गया है, पर्सनली पेनलाइज किया गया है, आप समझ जाना कि वहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। पूरी कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शन है और उस 470 सेक्शन में कम से कम 20, 25, 30, 50, 100 जगह बेटा कंपनी में हो रहे डिफॉल्ट के कारण मेंबर और डायरेक्टर को पेनलाइज किया गया है। और जहां जहां डिफॉल्ट हुई कंपनी में और पेनलाइज किया गया, कौन? ऑफिसर इन डिफॉल्ट अर्थात कंपनी का डायरेक्टर या मेंबर, आप समझ जाना आंख बंद करके कि यहां पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया है। सेक्शन ने अलाउ किया इसलिए मैंने पेनलाइज किया, अगर सेक्शन अलाउ नहीं करता पेनल्टी सिर्फ कंपनी पे लगती। तो इसे कहा जाता है, क्या बोले एक बार इसे क्या कहा जाता है, ध्यान से सुनिए, कि सर्कमस्टांसेस व्हेन कॉर्पोरेट विल कैन बी लिफ्टेड, पहला अंडर एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन या अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या जुडिशियल डिसीजन। याद रखिएगा, हमारे पास कम से कम 6-7 केस लॉ हैं, मैं आपको 6-7 केस लॉ बताऊंगा जहां पर क्या बोलो बेटा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाता है अर्थात कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 3 कैपिटल ए ऑफ कंपनीज एक्ट है, सेक्शन नंबर 35 ऑफ कंपनीज एक्ट है, सेक्शन नंबर क्या बोलो बेटा आपका इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 216 है, सेक्शन 219 है, सेक्शन 339 है, एक्सेट्रा बेटा एक्सेट्रा। सेक्शन नंबर 7 है, मैं आपको बहुत बता सकता हूं, सेक्शन नंबर 35, 36 है, बेसिकली क्लास एक्शन सूट का कॉन्सेप्ट है। मैं बहुत सारे आपको प्रोविजन बता सकता हूं जहां पर कंपनी में हो रहे डिफॉल्ट के कारण कंपनीज एक्ट 2013 में ऑफिसर इन डिफॉल्ट को पेनलाइज किया गया है। ये सारे सेक्शन जो मैंने आपको बताया, इन सारे सेक्शंस में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया गया है और इसको कहा जाता है अंडर द एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो ये कॉन्सेप्ट कोई बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बच्चों को पढ़ाया जाता है जुडिशियल डिसीजन, कि हमारे देश में कितने ऐसे जजमेंट हैं, कितने ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को अलाउ किया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? और इसी को कहा जाता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल अंडर क्या बोलो बेटा, जुडिशियल डिसीजन। आर यू श्योर 100%? तो सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। तो पहला ये सेक्शन अंडर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन आपका कंप्लीट होता है और अंडर जुडिशियल डिसीजन आपका शुरू होता है। और ये देखिए बेटा आपका जुडिशियल डिसीजन का पूरा कॉन्सेप्ट ये यहां पर शुरू होता है बेटा, क्या बोलो, कॉर्पोरेट विल अंडर क्या बोलो, जुडिशियल डिसीजन। तो देखो बेटा, जुडिशियल डिसीजन आज के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यस 1-2 जुडिशियल डिसीजन का कॉन्सेप्ट मैं आज की क्लास में करा सकता हूं। डन करें क्या? तो आज की क्लास में हम 1-2 जुडिशियल डिसीजन का कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और ये सारे जुडिशियल डिसीजन से आपके एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आया था, इस बात को समझिएगा। क्या ये बात क्लियर है ना? तो सबसे पहला कोर्ट ने बोला कि कंपनी को जब अर्थात हमारे देश की सरकार को कंपनी से रिलेटेड जब प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू करना हो, तब कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी
कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया जा सकता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, याद रखिएगा, एक केस हुआ था हमारे देश में जुगी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये इंडिया का केस लॉ का नाम है, लेकिन इसका जो फेमस केस है ना बेटा, वो इंग्लैंड का केस है, सर दिनसो मनिकजी पेटिट। अब ये दो केस लॉ याद रखना, तुम्हारे मॉड्यूल में केवल ये वाला केस दिया गया है, दिनसो मनिकजी पेटिट। लेकिन सेम इसी पैटर्न पे हमारे इंडिया में भी एक केस हुआ है बेटा, जिसका नाम है जुगी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि जब जब सरकार का रिवेन्यू लॉस हो, अर्थात कोई भी बंदा अपने कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी का बेस बनाकर, कोई भी बंदा अपने कंपनी को बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी अर्थात बेटा कॉर्पोरेट सोल अर्थात कॉर्पोरेट विल थ्योरी को बेस बनाकर अगर सरकार के रिवेन्यू को लॉस करेगा तो सरकार उसके सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर कर देगी और एक्चुअल डिफॉल्टर को देखेगी और अपने रिवेन्यू का कलेक्शन करवा लेगी। अब आप बोलोगे कैसे सर, कैसे सरकार को रिवेन्यू लॉस हो सकता है सेपरेट लीगल एंटिटी को बेस बनाकर, और कैसे सरकार सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करके अपने रिवेन्यू लॉस को हटा सकती है? तो बस यही केस हुआ था बेटा, क्या बोलो एक बार उसे, सर दिनसो मनिकजी पिटीशन, और इंडिया में बेटा हुआ था जुगी लाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें हुआ क्या था कि एक बंदा था बेटा सर दिनसो मनिकजी, याद रखिएगा बेटा, मैं आपको ये प्योर कहानी के फॉर्म में केस बता रहा हूं। अगर किसी बच्चे को थ्योरी तरीके से केस लॉ पढ़ना है, ये बुक भी बेटा यहां पर दिया गया है और आप इसको रीड कर सकते हो। तुम बोलोगे तो ये बुक भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, याद रखिएगा। लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स ये आपके एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है बेटा, तो इसीलिए मैं यहां से आपको करा रहा हूं। याद रखिएगा, ये एक बंदा है सर दिनसो मनिकजी पिटीशन, मतलब सर दिनसो मनिकजी, और इस बंदे ने क्या किया था बेटा कि एक कंपनी में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा था। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सर दिनसो मनिकजी है ना, ये एक कंपनी में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिसके कारण इसको बिग अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिल रहा था उस कंपनी से। और उस समय का ये लॉ हुआ करता था कि किसी भी कंपनी से अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो डिविडेंड टैक्सेबल हुआ करता था। लेकिन अगर आप उस डिविडेंड को आप कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हो ना, तो फिर वो डिविडेंड का टैक्स बच जाता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर बेटा टैक्स नहीं लगता। ये आज का भी सिचुएशन है, क्या ये बात क्लियर है ना? अब इस बंदे ने देखा कि यार मुझे ह्यूज डिविडेंड मिल रहा है किसी कंपनी से और सारा पैसा टैक्स में चला जा रहा है, मैं क्यों ना कुछ दिमाग लगाऊं। इसने देखो कितना बेहतरीन दिमाग लगाया। इस सर दिनसो ने क्या किया कि अपने नीचे बेटा वेरियस कंपनी फॉर्म की, अर्थात बहुत सारी कंपनी बना ली, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, और उसके बाद क्या किया कि डिविडेंड का सारा पैसा बेटा इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इस कंपनी को आप सेल कंपनी भी कह सकते हो, और उसके बाद इन्वेस्ट कर देता था। अच्छा, सरकार आती थी और सरकार बोलती थी कि भाई टैक्स तो दे डिविडेंड पे। उसने बोला डिविडेंड कहां, डिविडेंड तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सरकार बोलती थी कहां इन्वेस्ट आपने किया, तो उन्होंने बोल दिया कि देखो मैंने अपने नीचे कंपनी बनाई है और उस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया। याद रखना, ये कंपनी का मालिक भले मैं हूं, लेकिन कंपनी और मैं, हम दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। सरकार चली जाती थी। उसके बाद ये हरामी क्या करता था कि इस कंपनी से पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ करके अपने नाम पर एज अ लोन ले लेता था। अर्थात बाद में जब टैक्स वगैरह का मामला ठंडा हो जाता था, तो कंपनी से बेटा ये सारा पैसा, क्योंकि मालिक खुद ही था, कंपनी से सारा पैसा अपने नाम पर एज अ लोन ले लेता था, जिस लोन की कभी रिपेमेंट नहीं होती थी, क्योंकि मालिक यही है, डिमांड कौन करेगा। अब यहां पर सरकार ने देखा कि यार इस बंदे ने क्या किया, सिर्फ डिविडेंड अमाउंट को डाइवर्ट कर दिया, और डिविडेंड अमाउंट के डाइवर्ट करने मात्र से सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण हम डिविडेंड पे टैक्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी तो सेल कंपनी है, इस कंपनी का कोई और काम ही नहीं है। डन करे क्या? तो यहां पर याद रखिएगा, द इन्वेस्टेड द डिविडेंड इन द कंपनी टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस ऑन द, क्या बोल बेटा, रेवेन्यू रिसीव। मतलब वो क्या करता था बेटा कि अपने डिविडेंड के पैसे को इन्वेस्ट कर देता था कंपनी के नाम पर, ताकि उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ हो वो क्या हो बेटा, टैक्स से माफ हो जाए। तो यहां बोला गया कोर्ट हेल्ड दैट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड दिनसो मनिकजी आर सेम पर्सन। कोर्ट ने बोला कि सुनो सुनो सुनो, ये दिनसो जी, तुम जो ड्रामा कर रहे हो ना कि तुमने अपने नीचे कंपनी बनाया और कंपनी बना के क्या कर दिया, सारा का सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। मैं तुमको और इस कंपनी को सेपरेट ना मान के एक मान रहा हूं, और जब मैं एक मान रहा हूं, याद रखना मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया, जब मैं तुम दोनों को एक मान लूंगा ना, तो तुम्हारे द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट माना ही नहीं जाएगा, और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला गया है कोर्ट हेल्ड दैट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड दिनसो मनिकजी बोथ आर सेम पर्सन, हेंस इन्वेस्टमेंट मेड इज नॉट इन्वेस्टमेंट एट ऑल, सो दिनसो मनिकजी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स फॉर द सेम। यही बात की गई थी बेटा दिनसो मनिकजी पिटीशन में। तो आप देखो ना, सरकार को रिवेन्यू लॉस हुआ, सरकार ने बेटा कंपनी और उसके ओनर दोनों को सेम मान लिया, और याद रखिएगा टैक्स पे
अपना इन्वेस्टमेंट पे टैक्स चार्ज करके और अपना टैक्स कलेक्ट कर लिया। ये बातें बेटा थ्योरी के फॉर्म में भी यहां लिखा गया है कि एक मिलेनियर था, जो बंदा ह्यूज इनकम कमा रहा था डिविडेंड और इंटरेस्ट के तौर पे, उसने 4 कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी, अपना सारा इन्वेस्टमेंट बेटा उसको दे दिया। डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम वेयर हैंडेड बैक टू हिम, वो बाद में वो वापस ले लेता था एज अ प्रिटेंडेड लोन। प्रिटेंडेड मतलब केवल नाम का लोन जिसकी कभी रिपेमेंट नहीं होती थी। तो ये डिसाइड किया गया कि कंपनी वाज फॉर्म्ड प्योरली एंड सिंपली एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग टैक्स, इसीलिए कंपनी वाज नथिंग मोर देन एसएससी हिमसेल्फ। एसएससी मतलब जिसको टैक्स देना है, मतलब दिनसो मनिक जी। इट डिड नो बिजनेस बट वाज क्रिएटेड सिंपली एज अ लीगल एंटिटी टू ऑस्टेंसिबली रिसीव डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के पैसे को रिसीव करने के लिए कंपनी बनाई गई है। इस कंपनी का कोई और काम नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए इस कंपनी और उसके ऑनर को सेम मानो और इस इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट ना मानते हुए इस पे टैक्स अप्लाई कर दो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें डिसाइड की गई थी, क्या बोलो बेटा, सर दिनसो मनिक जी पिटीशन में। तो जब जब सरकार का बेटा रिवेन्यू प्रोटेक्शन की बात आएगी, रिपीट अवर्ड, जब जब सरकार को रिवेन्यू प्रोटेक्शन की बात आएगी तो दिनसो मनिक जी पिटीशन कहता है कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी क्या किया जाए, इग्नोर, और याद रखना कंपनी और उसके मेंबर दोनों को बेटा माना जाए, क्या बोलो बेटा, सेम। क्या ये बात क्लियर है? क्या इसके बाद एक वर्ड है बेटा दिनसो, आपका डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। एक केस लॉ और मैं करा देता हूं, और इसका केस लॉ है बेटा डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड। इस केस लॉ को भी मैंने बहुत अच्छे से यहां पर डायग्राम के तरीके से समझा रखा है। क्या ये बात क्लियर है? क्या अब मेरी बात ध्यान से समझो सारे बच्चे, एवरीवन। देखिए मैं इसको यहां से भी समझा सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारे लोग मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, कहा गया है डिटरमाइनिंग ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ कंपनी। देखिए बोला गया है कि जब भी आपको कंपनी का एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करना हो, तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी तो किसी से दुश्मनी हो नहीं सकती, तो आप उसके डायरेक्टर और मेंबर की दुश्मनी से कंपनी का भी दुश्मनी निकाल सकते हो। अर्थात अगर कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर किसी मुल्क का दुश्मन है, एलियन एनिमी है, तो कंपनी भी बेटा उस मुल्क के लिए एलियन एनिमी हो जाएगी। अब सोचो ना, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी था ना, उसके डायरेक्टर और मेंबर अगर एलियन एनिमी है भी तो क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को तो एलियन एनिमी नहीं माना जाना चाहिए था। लेकिन बोला गया है कि जब जब कंपनी की दुश्मनी निकालनी हो तो उसके डायरेक्टर और मेंबर की दुश्मनी से आप कंपनी की दुश्मनी निकालो। इसे कहा जाता है डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। अर्थात कंपनी की कोई अपनी एनिमी कैरेक्टर नहीं होती, उसकी एनिमी कैरेक्टर डायरेक्टर और मेंबर पे डिपेंड है। अगर कंपनी का डायरेक्टर और मेंबर एनिमी है, एलियन एनिमी है, तो कंपनी भी एलियन एनिमी है। आप बोलोगे सर हम कंपनी का एनिमी कैरेक्टर क्यों डिसाइड करें? याद करो, मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा ना बेटा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको बोलूंगा कि जो एलियन एनिमी होता है वो किसी भी कंट्री के साथ, मतलब जिस कंट्री का वो एलियन एनिमी होता है उसके साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं क्रिएट कर पाएगा। अगर मान लो बेटा मेरा पाकिस्तान के साथ, मतलब हमारे मुल्क का पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है, तो पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं वो हमारे देश के लिए एलियन एनिमी है। अर्थात हमारे देश का कोई भी नागरिक पाकिस्तान के नागरिक के साथ ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकता। तो अगर कंपनी का एनिमी कैरेक्टर एलियन एनिमी का है तो याद रखिएगा वो उस देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी जिस कंट्री के साथ एनिमी कैरेक्टर इस कंपनी का डिसाइड किया गया है। इसीलिए कभी कभी कंपनी का ना एनिमी कैरेक्टर भी निकाला जाता है, और यह निकालना जरूरी है। जानकारी क्या? अब सवाल हुआ था कि सर इस केस में क्या हुआ था डेमलर कंपनी लिमिटेड, तो आइए मैं इसको ना अच्छे तरीके से समझाता हूं और डायग्राम के तरीके से समझाता हूं। देखो बेटा, एक कंपनी थी डेमलर कंपनी लिमिटेड और एक कंपनी थी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड। याद रखना इस डेमलर कंपनी ने बेटा मोर देन 51% शेयर्स होल्ड कर रखा था कॉन्टिनेंटल टायर का। अच्छा, डेमलर कंपनी जर्मनी की थी और कॉन्टिनेंटल टायर इंग्लैंड का था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब डेमलर ने बेटा मोर देन 51% होल्ड किया कॉन्टिनेंटल टायर का, तो डेमलर कंपनी बन गई होल्डिंग कंपनी और बेटा ये कॉन्टिनेंटल टायर बन गई सब्सिडरी कंपनी। अरे सुनिए, अब देखो, जब डेमलर कंपनी होल्डिंग है और कॉन्टिनेंटल सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी में मेजॉरिटी डायरेक्टर तो होल्डिंग अपॉइंट करता है। तो इस इंग्लैंड की कंपनी का मेजॉरिटी डायरेक्टर जर्मनी का था। क्यों जर्मनी का था? क्योंकि जर्मन कंपनी जो थी वो उसकी होल्डिंग कंपनी थी। अब अगर आप लोग हल्का फुल्का भी इतिहास के बारे में जानते हो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, इंग्लैंड ने अपने ही कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी बेटा थी तो इंग्लैंड की, भले इसके मेजॉरिटी डायरेक्टर जर्मनी के थे, तो इस इंग्लैंड ने अपने ही देश में अपने ही कंपनी को बेटा बैन कर दिया, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कंपनी ने बोला पागल हो गए हो क्या, मेरे रगों में तो आपका खून बह रहा है, मैं इंग्लैंड की कंपनी हूं और आपने मेरे को मना क्यों कर दिया, आपने मेरे को एनिमी क्यों डिक्लेयर कर दिया मेरे भाई। तो ये मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने बोला कि यस,
भले आपका इनकॉर्पोरेशन इंग्लैंड में हुआ है, बट क्योंकि आपके मेजोरिटी डायरेक्टर कहां के हैं बोलो बेटा, जर्मनी के, तो इसीलिए आपके डायरेक्टर की दुश्मनी आपकी दुश्मनी मानी जाएगी। और अगर आपका डायरेक्टर हमारा एलियन एनिमी है तो आप भी हमारे एलियन एनिमी हो, क्योंकि आप तो आर्टिफिशियल पर्सन हो, आपसे हमारी कोई डायरेक्ट दुश्मनी तो हो भी नहीं सकती, लेकिन आपके पीछे काम करने वाले लोग कौन हैं, अगर वो हमारे एनिमी है तो हम आपको भी एनिमी मान लेंगे। डन करे क्या? और कोर्ट ने बेटा फाइनली इस कॉन्टिनेंटल कंपनी को इंग्लैंड में ही क्या मान लिया, एनिमी मान लिया। ऑल टुगेदर ये कंपनी इंग्लैंड की ही बनी थी। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसे कहा जाता है डिटरमाइनिंग एनिमी कैरेक्टर, कि अगर किसी कंपनी का एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करना हो ना, तो डेमलर कंपनी लिमिटेड का केस कहता है कि आप लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल करिए, अर्थात कंपनी और उसके डायरेक्टर और मेंबर दोनों को अलग नहीं, सेम ट्रीट करो। क्योंकि अगर हम सेम ट्रीट नहीं करते तो डायरेक्टर और मेंबर के स्टेटस से हम कंपनी का स्टेटस कैसे तैयार करते? क्या ये बात क्लियर है क्या? अब ये बातें बेटा यहां पर थ्योरी में भी लिखी गई है, आप थ्योरी में भी देख सकते हो कि एक कंपनी थी बेटा जिसका इनकॉर्पोरेशन लंदन में हुआ था। ये मैन्युफैक्चरिंग टायर वगैरह को मैन्युफैक्चर करके बेचती थी जर्मन में, बाय अ जर्मन कंपनी। जर्मन कंपनी ने वर्चुअली होल्ड कर रखा था इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ इंग्लैंड कंपनी। सारे डायरेक्टर जर्मन के थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेड कंपनी कमेंस्ड एन एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ ट्रेड डेट फ्रॉम इंग्लैंड कंपनी। मतलब उस कंपनी ने इंग्लैंड से क्या किया बेटा, अपना ट्रेड डेट, जर्मन कंपनी ने कुछ उधार दे रखा था, और क्योंकि वर्ल्ड वॉर हुआ था और जो अंदर में मैं बोलूंगा खरूसपन था, उसके कारण जर्मन कंपनी के डायरेक्टर ने अपना ट्रेड डेट इस कंपनी से निकालना शुरू किया। इट वाज हेल्ड दैट द कंपनी वाज एन एलियन एनिमी एंड द पेमेंट ऑफ डेट टू इट would amount to trading with the enemy and therefore company was not allowed to proceed with the action। मतलब अपने ही देश में इस कंपनी को बैन कर दिया गया कि आप सामने वाले के साथ डीलिंग करोगे ही नहीं। डन करे क्या? सामने वाले के साथ। देखो ये बेसिकली चालाकी थी बेटा। क्यों डीलिंग बंद कर दिया गया कंपनी का? क्योंकि अगर इंग्लैंड कंपनी का डीलिंग जर्मन से बंद कर दिया जाएगा तो वो अपना डेट रिकवर नहीं कर पाएगा। डेट रिकवर नहीं कर पाएगा तो पूरा का पूरा फंड इंग्लैंड में ही बचेगा ना, और वर्ल्ड वॉर में फंडिंग नेसेसिटी बहुत होती है देश के लिए, इसलिए बेटा ये फैसला लिया गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो याद रखना, जब भी किसी कंपनी का एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करना हो, अब देखो बेटा आपको अगर ये अच्छा लगे आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इस डायग्राम से याद कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब जब किसी कंपनी का बेटा एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करना हो तो उसके डायरेक्टर और मेंबर के एनिमी कैरेक्टर से कंपनी का भी एनिमी कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल इग्नोर होगा, क्योंकि तुम कंपनी को और डायरेक्टर को सेम ट्रीट कर रहे हो, तभी दोनों का स्टेटस भी सेम ही ले रहे हो। डन करे क्या? तो पहला बेटा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है? दिनसो मनिकजी पिटीशन या जुगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। दूसरा है बेटा डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड, एक कंपनी इंग्लैंड का दूसरी कंपनी जर्मन का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का केस था, और इसमें कहा गया था डिटरमाइनिंग द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं, इसको बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कर लीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब तीसरे नंबर पे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, इसको बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्या बोलो, नेक्स्ट क्लास में। ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट के केस में बेसिकली कंपनी का लिफ्टिंग एंड पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल किया जाता है। तो आज की क्लास को बेटा हम यहीं पर करते हैं समाप्ति। मिलता हूं मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में और इस सफर को और आगे की तरफ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।